आइए सर, हम लोग वॉल्यूम 4 12th एडिशन एडवांस रूलिंग के चैप्टर में है। इसमें अमेंडमेंट्स के कारण, ऐसे समझिए कि अमेंडमेंट्स के कारण हम लोगों को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। 6 पेज का चैप्टर है, तो जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे इसको अपने करंट बैच में, नॉर्मल बैच में। जो बच्चे हमारे पुराने बैच के हैं या जो हमें टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, तो डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वॉल्यूम 4 12th एडिशन की बुक डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको ये 6 पेज के नोट्स मिल जाएंगे, पुराने नोट्स। अगर आपके पास कोई 10th एडिशन की बुक है या 11th एडिशन की बुक है तो उसमें इस चैप्टर को स्क्रैप कर दीजिएगा, वहां से रेफर मत कीजिएगा। इस चैप्टर, पर्टिकुलर इस चैप्टर को, मैं नहीं कह रहा पूरी बुक को स्क्रैप कीजिए, पूरी बुक को स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है वॉल्यूम 4 में, वो काम आप वॉल्यूम 5 के लिए कीजिए, राइट, जैसा मैंने काफी बार क्लास में बोला है। बट नए नोट्स में आ जाइए, किसमें, एडवांस रूलिंग वॉल्यूम 4 12th एडिशन में, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम अभी दे रहे हैं जून या दिसंबर 2022 में, और जो करंट स्टूडेंट्स हैं करंट बैच के, वो मान लो 2022 में दे रहे हैं या फिर आगे 2023 में दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी फिलहाल ये आपके सिलेबस में है, आगे अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो उसको देख लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये जून दिसंबर के लिए तो मिनिमम आपको पढ़ना ही यही है। 2023 में आगे देख लेंगे, कुछ अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े तो। स्टार्ट करते हैं। सर, हम लोग क्लास में ना असेसमेंट पढ़ते हैं, अपील पढ़ते हैं, हाईकोर्ट अपील पढ़ते हैं, अपील में सीआईटी अपील पढ़ते हैं, आईटीएटी पढ़ते हैं, राइट। सब जगह क्या होता है, डिस्प्यूट होने के बाद के प्रोसेस है, चाहे आप रेक्टिफिकेशन में जाओ या अपील में जाओ या रिवीजन में जाओ, आप डीआरपी के पास जाओ, आप गार पढ़ चुके हैं क्लास में, वहां अप्रूविंग पैनल के पास गए, कोई भी जो प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं वो एक डिस्प्यूट स्टार्ट होने के बाद का आउटकम है। सर ऐसा कुछ हो कि डिस्प्यूट ही ना हो, ऐसा कुछ लॉ में नहीं है कि सर आगे आने वाले डिस्प्यूट को ही रोक सकें। एक होता है रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद असेसमेंट में ईओ के साथ डिस्प्यूट हो गया, तो फिर वहां पर असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, फिर मैं अपील में जाऊंगा, फिर कमिश्नर के पास रिवीजन में जाऊंगा, रेक्टिफिकेशन करूंगा, फिर कभी आप डीआरपी के बारे में बताते हो, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटीएटी, है ना, कभी हम लोग क्लास में डीआरपी पढ़ते हैं, कभी गार में अप्रूविंग पैनल पढ़ते हैं। तो सर क्या कोई नियम ऐसा नहीं है जिसमें हम पहले ही डिस्प्यूट को सेटल कर लें? तो सर पहले ही अगर आप डिस्प्यूट को सेटल करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको इस टॉपिक में मिलेगा, एडवांस रूलिंग। नाम ही क्या है, एडवांस रूलिंग। आप एडवांस में अपने ट्रांजैक्शन पे रूलिंग ले लो ताकि आगे कोई टैक्स डिस्प्यूट ना हो। हालांकि इसमें अब इसका स्कोप काफी बढ़ा दिया गया है, पहले भी और अभी भी। एडवांस रूलिंग आज से मैं कहूं 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले का स्कोप और जो अभी का स्कोप है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपका कोई रनिंग टैक्स डिस्प्यूट है तो उसको भी आप एडवांस रूलिंग में ला सकते हैं, लेकिन लिमिटेड वे में, सबको ये मौका नहीं मिला है, राइट। जैसे आपने वॉल्यूम 5 के अंदर पढ़ा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जो इस बार नई आई है सेटलमेंट कमीशन की जगह, राइट। सेटलमेंट कमीशन की जगह डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का कॉन्सेप्ट नया आया इस बार। और आपने देखा कि असेसमेंट में अगर डिस्प्यूट होता है, असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद डिस्प्यूट होता है और आप अगर एलिजिबल हैं तो आगे अपील में ना जाके आप कहां चले जाएं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। यहां क्या है, यहां आप ट्रांजैक्शन करने से पहले, यानी आपने हो सकता है अभी तक ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, ट्रांजैक्शन अभी प्लान कर रहे हैं, उसी समय आप आके बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से आके आप रूलिंग ले सकते हैं। और कुछ लोगों को यह भी ऑप्शन मिला है कि वो अपने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट को ट्रांसफर करवा के यहां ला सकते हैं, क्योंकि यहां फैसला जल्दी आता है, 6 महीने के अंदर आता है, 6 मंथ्स के अंदर यहां फैसला आएगा। और वो फैसला आपको अच्छा नहीं लगता है तो अब इस साल से यहां अपील का ऑप्शन दे दिया गया है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक हम लोग बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे कि पहले तो इसका नाम होता था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR। पहले क्या कहलाता था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR। और वहां पर हम लोग बताते थे बच्चों को कि इसका डिसीजन फाइनल है, आप अपील में नहीं जाएंगे। लेकिन अब
अब इसका डिसीजन एक तरह से फाइनल नहीं है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको इसकी रूलिंग अच्छी नहीं लगी है, डिसीजन अच्छा नहीं लगा है, तो आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। सीआईटी अपील नहीं, आईटीएटी नहीं, सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जनरली क्लास में क्या पढ़ते हैं, आईटीएटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग कहां जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में 120 दिन के अंदर। सर यहां जो डिसीजन आएगा, रूलिंग जो आएगी, उसके अगेंस्ट में 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं। ये ऑप्शन इस साल से इसमें मिल चुका है, जो नया कॉन्सेप्ट आया है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। पहले था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वो बॉडी सीज कर गई, खत्म कर दिया उसको। ये एक नया बोर्ड बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया बोर्ड बनाएगी, और एक नहीं काफी सारे बना सकती है, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर रहेंगे, मिनिमम 2 लोगों की ये टीम रहेगी जो डिसीजन देगी, रूलिंग्स, ठीक है। और वो रूलिंग आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में सीधा। तो अच्छी बात है ना, एक तो रूलिंग इसमें क्या लिखा है आगे, एक तो रूलिंग 6 महीने के अंदर मिल जाएगी, और दूसरा सीआईटी अपील, आईटीएटी सब खत्म, सीधा आप हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी बोर्ड मेंबर हैं इसमें, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक रूलिंग देंगे, क्योंकि आगे सीधा मैटर कहां जाना है, हाई कोर्ट में जाना है। और ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे केस में यहां नहीं आया जाता है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू है या टैक्स का अमाउंट है, बड़े बड़े मैटर। कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में 3-4 हजार करोड़ रुपए का कोई प्लांट ला रही है, आगे उसकी हर साल सेल्स होनी है 500 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, सालाना टैक्स लायबिलिटी है 100 करोड़ से अधिक की, वैसे वैसे केसेस इसमें आते हैं, ठीक है। एडवांस रूलिंग में छोटे मोटे केस जनरली नहीं आते हैं। ट्रांजैक्शन की वैल्यू या उसमें जो टैक्स डिस्प्यूट होने वाला है वो अमाउंट अच्छा खासा हैवी होता है, तो इसमें आ जाता है। सर इसकी रूलिंग की फीस जो जमा करानी पड़ती है ना, वो 10 लाख रुपए किसी किसी केस में जमा करानी पड़ती है। मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक का रिकमेंडेशन है, फी का, खाली फी का 10 लाख रुपए है। तो जो लोग इस केस को क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रोफेशनल फी कितनी होगी, सोच लो तुम। वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए तो सिर्फ प्रोफेशनल फी लेते हैं, जो लोग क्लाइंट के बिहाफ में इस बोर्ड को कांटेक्ट करके रूलिंग लेके आते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट अब ऑनलाइन हो चुका है इसका, फेसलेस प्रोसीड्यूर जिसको कह सकते हैं आप। गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट भी लाया और प्रोसेस भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेंज कर रही है। काफी अच्छा है। नाम से ही क्या लग रहा है, नाम से ही क्या लग रहा है कि आप एडवांस में एक डिसीजन ले लें, एक प्रोनाउंसमेंट ले लें, ताकि आगे डिपार्टमेंट के साथ आपको डिस्प्यूट ना हो। ट्रांजैक्शन, प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन या रनिंग ट्रांजैक्शन में आप रूलिंग ले लें, आगे डिस्प्यूट में वो आपको फायदा देगा, डिस्प्यूट ना के बराबर होगा। सर मैं ऑलरेडी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया हूं सर, दूसरे साल में हो, तो भी रूलिंग ले लो आप। डिस्प्यूट अभी स्टार्ट कहां हुआ, डिस्प्यूट तो कब स्टार्ट होता है, जब तुम रिटर्न फाइल करते हो, असेसमेंट होता है, एओ का ऑर्डर आता है, 3-4 साल लग जाते हैं। सर मैं अगले साल कुछ ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने वाला हूं इंडिया में, आई एम एंटरिंग इनटू सम ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट विथ रेसिडेंट्स, आई एम अ नॉन रेसिडेंट, आ जाओ इसमें। सर एक रेसिडेंट भी आ सकता है, एक नॉन रेसिडेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है इसमें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, ठीक। कहता है इंट्रोडक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग। और एक नहीं, एक से ज्यादा, जैसे सीबीडीटी एक है ना, पूरे इंडिया संभालता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, और एक से ज्यादा बोर्ड बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसमें 2 मेंबर होंगे जो डिसीजन सुनाने के लिए, जो 2 जज टाइप के लोग, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। किसी की भी रैंक चीफ कमिश्नर से नीचे की नहीं होगी, एज नॉमिनेटेड बाय बोर्ड सीबीडीटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी आपस में एक तरह से कंसल्टेशन करके इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें 2 मेंबर होंगे, और 2 मेंबर कोई जज नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस वगैरह नहीं होंगे। पहले होता था, पिछले साल तक हम लोग बोलते थे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, इसके मेंबर आईआरएस ऑफिसर होंगे, लीगल मेंबर होंगे, जजेस इसके चेयर करेंगे, ऐसा सब खत्म हो गया। अब इसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे, और दोनों का रैंक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उनसे ज्यादा का होगा। यानी जब आप क्लास में पढ़ते हो कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, या फिर नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, वो सब यहां नहीं होंगे।
जज के लेवल पे, जो डिसीजन देंगे, जो रूलिंग देंगे, जिनके सामने हम जाके अपनी बात रखेंगे। मैं टैक्स पेयर हूं, मैं अपनी बात जिसके सामने रखूंगा, वो जो बोर्ड है वो 2 मेंबर बोर्ड होगा, जिसमें मेंबर की रैंकिंग मिनिमम चीफ कमिश्नर लेवल की होगी। पिछले साल तक बच्चों को पढ़ाते थे 3 मेंबर होंगे, जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा जो जज होंगे, और 2 पर्सन में से एक IRS ऑफिसर होगा और एक लीगल एक्सपर्ट होगा, LLB वाला। सब खत्म। क्यों सर ऐसा क्यों किया? क्यों सर ये कॉन्सेप्ट आया? सर ये जो ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग थी, पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? नए बोर्ड से, नए कॉन्सेप्ट से, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। आप इसे BAR कह दो या आप इसे BFAR कह दो। फाइनेंस एक्ट 2021, आपका एग्जाम 2022 में है और या फिर आगे आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। फाइनेंस एक्ट 2021 ने बोला कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, और बाद में नोटिफिकेशन इशू करके इन्होंने कहा कि अब ये बोर्ड इफेक्टिव हो गया 1 सितंबर से। जो पुरानी अथॉरिटी थी वो सीज्ड हो गई, खत्म हो गई। 31 अगस्त 2021 को वो ऑफिस, वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। सर कब आया था ये कॉन्सेप्ट? 1993 में कॉन्सेप्ट आया था, 2021 तक चला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब 1 सितंबर 2021 से नया कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया में, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अंदर की बात वैसे ही है मोटा मोटी। अगर पुराने बैच के आप स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो अंदर की बात मोटा मोटी आपको वैसे ही लगेगी। बट क्या है ना, जैसे अपील का ऑप्शन पहले नहीं था, अब है। पहले बोर्ड मेंबर 3 मेंबर्स बेंच होता था, अब 2 मेंबर्स बेंच है। पहले जजेस होते थे, अब नहीं है। थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल चेंजेस हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अंदर काम वो वही करेगा जो पहले करता था, ठीक। सर पहले मतलब सीज्ड होने का रीजन क्या है, उस पर मैं अगर जाऊं आपको, तो पहले क्या होता था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में इंडिया में काफी सारे बेंचेस चलते थे और हर बेंच में कम से कम 3 मेंबर होते थे। एक में चेयरमैन रहेगा, बाकी में वाइस चेयरमैन रहेंगे, हेड ऑफ द बेंच, और कम से कम 2 मेंबर होंगे, एक लीगल और एक IRS। और जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन जो उस बेंच को लीड करेंगे, वो होते थे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट। उसमें भी लिखा होता था 7 साल का एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो ओवर अ पीरियड क्या हुआ, ये बेंच फंक्शन में नहीं आ पा रही थी। क्यों? इंडिया में चेयरपर्सन इसको मिल ही नहीं रहे थे, चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनको मिल ही नहीं रहे थे। जो पुराना कॉन्सेप्ट था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, उसमें जो बेंचेस बनते थे, 3 लोग में से एक का चेयरपर्सन होना, चेयरमैन होना जरूरी था, और उनका क्या होना जरूरी था, जजेस। तो इंडिया में जजेस की काफी शॉर्टेज होने लग गई, जजेस अवेलेबल नहीं हो रहे थे। कोर्ट में ही जजेस की शॉर्टेज है, तो अब कोर्ट से उठा के ही बेंच में लेके आए, कैसे लेके आए? सर जुडिशियरी में ही जजेस की कमी, आप न्यूज सुनते हो। अब वहां से हम जजेस को उठा के लेके आए यहां पे बेंच में, नहीं पॉसिबल था। तो सर ये जो जस्टिस थे ना, ये लोग जजेस एंड चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, ये अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे थे, इनकी बहुत बड़ी स्कार्सिटी थी। तो यहां बेंच में ये चेयरमैन बन ही नहीं पा रहे थे और बेंच फंक्शन में हो ही नहीं पा रही थी। तो सर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बेंचेस काम नहीं कर रहे थे। बेंचेस काम नहीं करेंगे तो मैटर काफी सारे पेंडिंग हो रहे थे। सीबीडीटी को लगा कि अब ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं, ना कॉन्सेप्ट रहेगा ना जजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम बनाते हैं अथॉरिटी की जगह क्या, बोर्ड। बोर्ड में रखते हैं 2 मेंबर और अपने पास ढेर सारे, कौन है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनको हम यहां पर बैठा देते हैं। जो लोग वेट कर रहे थे कि उनका प्रमोशन होगा, सीबीडीटी में जाएंगे, है ना, जैसे कमिश्नर वेट कर रहा था, चीफ कमिश्नर बनेंगे तो उनको बना दिया गया प्रिंसिपल कमिश्नर, एक लेवल ला दिया गया। क्लास में बोलता हूं, चीफ कमिश्नर वेट कर रहे थे कि हम जाएंगे बोर्ड में, अब सीबीडीटी के मेंबर बनेंगे, तो एक बीच में लेवल ला दिया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का, रुक जाओ अभी तो तुम्हें अभी टाइम है सीबीडीटी बनने में। फिर 2-3 साल हो गया, बोल रहा है सर अब तो भेज दो सीबीडीटी के मेंबर में। बोला भाई सीबीडीटी में कितने मेंबर को रखें, अब पहले वाले मेंबर रिटायर हो तब तो चलो ऐसा करो, तुम अथॉरिटी और एडवांस रूलिंग संभाल लो, चलो आओ तुम्हें जगह बनाते हैं, जजेस उधर मिल नहीं रहे, तुमको हम यहां डालते हैं। फनी साइड, ठीक है, ऐसा है नहीं, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कोई मैं यहां पे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन है वो, बट एक कहानी तो बनानी पड़ेगी ना मन लगाने के लिए। नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, नॉट टू डिफेम CCIT पोस्ट,
सर YouTube पे जा रहा है वीडियो तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पता नहीं कब कौन IRS ऑफिसर नाराज हो जाए हमसे। तो सर 2 मेंबर बोर्ड बनेगा, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग BFAR। मिनिमम CCIT लेवल के लोग रहेंगे इसमें, जो ऑर्डर और रूलिंग पास करेंगे। लेकिन अब पहले की तरह इसमें जज तो है नहीं, जज होते तो बात ही कुछ और होती। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये लोग रहते पहले की तरह तब तो कोई बात ही नहीं होती। इसीलिए तो पहले अपील में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि डिसीजन देने वाले लोग तो खुद ही कोर्ट के जजेस थे। लेकिन अब जो डिसीजन देंगे, अब जो रूलिंग देंगे, वो कौन होंगे? चीफ कमिश्नर लेवल के लोग, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लेवल के लोग। अब कोर्ट के जज तो है नहीं, तो फिर गवर्नमेंट ने ये जो नया लॉ लेके आए उसमें एक ऑप्शन दे दिया कि तुम ऐसा करो, अपील में जा सकते हो। तो सर कोई अगर तुमसे पूछे कि नया कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो तुम उसको एक्सप्लेन बड़े आराम से कर सकते हो, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। और अपील का ऑप्शन क्यों मिल रहा है, ये भी पहले नहीं मिलता था, अब क्यों मिल रहा है, तो ये भी तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि सर पहले जो डिसीजन देती थी बॉडी, उसमें डिसीजन मेकर जो चेयरपर्सन थे वो कौन होते थे? जजेस। तो जजेस की बात के लिए क्या हाई कोर्ट में आके अपील करना, इसीलिए उनका कहा हुआ सब फाइनल हो जाता था पहले। अब ऐसा नहीं है। अब जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, नई कॉन्सेप्ट जो इफेक्टिव हो चुकी है 1 सितंबर 2021 से, उसमें CCIT लेवल के लोग हैं और 2 मेंबर चलाते हैं अब इस बोर्ड को। जो रूलिंग होगी, चूंकि अब जजेस है नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसमें एक ऑप्शन खोल दिया कि जो भी इस रूलिंग से, इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ITAT या CIT अपील में जाने की जरूरत नहीं है। बोला सर ये ऑर्डर और रूलिंग क्या है, बताऊंगा। रूलिंग मीन्स फाइनल रूलिंग, फाइनल जजमेंट, और ऑर्डर मीन्स बीच में ये ऑर्डर पास करने का ऑप्शन है कि हम तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। इस तरीके का ऑर्डर ये पास कर सकती है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो हम उसकी बात अभी आगे करेंगे। अभी तो 2 लॉजिक क्लियर है कि ये अमेंडमेंट क्यों की गई, क्यों ये नया कॉन्सेप्ट आया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, क्यों इतनी पुरानी अथॉरिटी को सीज्ड कर दिया, खत्म कर दिया। क्या मोदी जी को दुश्मनी थी इनके से, है ना? मोदी जी ने किसी अपनी पर्सनल दुश्मनी को यहां निकाला है क्या? क्यों ऐसे एकाएक चलती इतनी पुरानी एंटिटी को गवर्नमेंट ने, इतने पुराने बोर्ड को बंद कर दिया? क्या अंबानी या अंडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, है ना? हर चीज को कहां से लिंक करना है? मोदी जी से, और हर चीज को लिंक करना है कहां से? अडानी अंबानी से। तो मोदी जी ने जरूर कोई पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए इसको बंद किया है। भाई जजेस नहीं मिल रहे इसीलिए बंद हुआ है, और चूंकि अब डिसीजन देने वाले लोग जज नहीं है, इसीलिए अपील में जाने का ऑप्शन मिला है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिखिए इसको, लिखिए इसको। पुरानी चीजों को एग्जाम के लिए नहीं याद करना है, पुरानी चीज अभी कंपेयर की गई है सिर्फ समझाने के लिए। आपको नई चीज याद रखनी है। 2 मेंबर बोर्ड, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, एक से ज्यादा बन सकती है, इफेक्टिव हो चुका 1 सितंबर से। 2 मेंबर में जो 2 बोर्ड होंगे वो कौन होंगे? मिनिमम CCIT रैंक के लोग होंगे, और इनकी जो रूलिंग आएगी उसके खिलाफ अपील में जा सकती है SSC भी, और अपील में जा सकता है डिपार्टमेंट भी। दोनों लोग अपील में जा सकते हैं, टैक्स पेयर, SSC एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट भी। डन। वीडियो रोक के लिखा इतना। नेक्स्ट आगे बढ़े थोड़ा। डन। वीडियो रोक के लिखा। मैंने अपने ना पिछले बैच के नोट्स भी यहां खोले हुए हैं। ये मेरा लास्ट बैच का नोट्स है, ये मेरा लास्ट बैच का नोट्स है, यानी 11th एडिशन का नोट्स है। ये सामने में देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि ऑथोरिटी में चेयरमैन रहेंगे और सच नंबर ऑफ वाइस चेयरमैन रहेंगे, और एक रेवेन्यू मेंबर रहेंगे और एक लॉ मेंबर रहेंगे। चेयरमैन कौन बनेंगे जी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और या फिर ऐसे जज जो हाई कोर्ट में 7 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं। तो वाइस चेयरमैन कौन बनेंगे जी? जज ऑफ हाई कोर्ट। और बिना चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के ऑथोरिटी काम ही नहीं करेगी, डिसीजन ही नहीं दे पाएगी। ऑथोरिटी जो एक बेंच है, सक्सेसफुल बेंच, जो डिसीजन लेगा पहले अमेंडमेंट से पहले पिछले साल, ये जो बेंच डिसीजन लेगी, बेंच में 3 लोग होने चाहिए, एक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, एक IRS मेंबर, और या फिर ना एक्साइज कस्टम और सर्विस टैक्स वाले मेंबर, CBC एक्साइज कस्टम वाले, और एक लॉ का मेंबर।
अब तो ये हटा दिया, अब कस्टम का मैटर यहां आएगा नहीं इस साल से। पिछले साल तक हम बच्चों को पढ़ाते थे कि कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स का मैटर भी आ सकता है, एटलीस्ट कस्टम एक्साइज का मैटर भी आ सकता है। कहां? कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स तीनों का मैटर यहां आ सकता था, इसमें इनकम टैक्स वाली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में पिछले साल बच्चों को पढ़ाया। अब इस साल से कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर इसके पास नहीं आएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल तक हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाते थे कि इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर भी यहां आ सकता है, कस्टम का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का। अब इस साल से खत्म, कुछ भी नहीं आएगा। ये इनकम टैक्स का सेपरेट कर दिया है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का मैटर ही अब हैंडल होगा इसमें। नए बच्चे, करंट बैच के स्टूडेंट्स और पुराने बैच के स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के मैटर ही अब इसके पास आएंगे, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास। इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स का मैटर पिछले साल तक जाता था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, अब नहीं आएगा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास। आईडीटी से डिलिंक कर दिया इसको। और देख रहे हैं कहां कहां कितने कितने जज, ऊपर से 7-7 साल वाले जज चाहिए, और बिना चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बेंच काम करेगी नहीं, रूलिंग आएगा नहीं। तो मोदी जी ने जड़ से ही इसका इलाज कर दिया, हमें अब जज चाहिए ही नहीं, तुम जुडिशरी में खपो, देश में जो केसेस चल रहे हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं को हैंडल करो, हमें आपकी अब यहां जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो चीज अवेलेबल नहीं है उसके बेस पर क्या एक ऑथोरिटी बनाना, न जज मिल रहे न ऑथोरिटी काम कर रही, तो फायदा क्या। तो इसीलिए नया कॉन्सेप्ट आ गया। बंद करते हैं इस पुराने नोट्स को, ठीक, बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट्स बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, एक से ज्यादा बना सकती है इंडिया में फॉर गिविंग एडवांस रूलिंग डिसीजंस, प्रोनाउंसमेंट, उसको यहां पे क्या बोला गया, एडवांस रूलिंग। इसी रूलिंग के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं, अपील में, कहां, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अब 1 सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के अंदर 2 मेंबर होंगे, बीइंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर एज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। समझ रहे हो, चीफ कमिश्नर साहब इंतजार कर रहे थे प्रमोशन होगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनूंगा, प्रमोशन होगा, सीबीडीटी का मेंबर बनूंगा। अब हर लोगों को तो मेंबर बनाया नहीं जा सकता, और हर लोगों को हम नाराज कर भी नहीं सकते, तो चलो एक जगह खाली है, सेट करते हैं वहां, सेक्शन 245 ओबी। अब देखिए कहता है कि मान लो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई डिसीजन दिया जिसमें 2 मेंबर थे सीसीआईटी लेवल के, डिसीजन देने के बाद पता चला 2-3 महीने के बाद उन दोनों लोगों को अलग अलग कर दिया गया और उस बोर्ड को, बेंच को बंद कर दिया गया। एक से अधिक बेंच बन सकते हैं, मान लो इंडिया में 5 बेंच बनाए गए। क्या कहा हुआ है, बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग्स, एक से अधिक। तो मान लो मैंने 2-2 मेंबर के इंडिया में 5 बोर्ड बनाए, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग दिल्ली, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बेंगलोर, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कोलकाता, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र, जयपुर, ऐसे करके बना दिया मैंने जोन वाइज। अब मान लो मेरा कोई केस था, वो मेरा केस आया कहां पर से, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग न्यू दिल्ली। 6 महीने के अंदर डिसीजन आ गया, 7वें महीने पता चला कि गवर्नमेंट ने उस बोर्ड को बंद कर दिया है क्योंकि उसमें से एक मेंबर रिजाइन दे दिया, अब बोर्ड फंक्शन में नहीं है, अब वो बोर्ड आगे काम भी नहीं करेगी, 1-2 साल तक सस्पेंड हो गई है टाइप। तो क्या उससे मेरी रूलिंग पे कोई इंपैक्ट आएगा, बोलता है नहीं। मेरी रूलिंग देने के बाद 2-3 महीने के बाद पता चला कि उसमें जो सीसीआईटी की अपॉइंटमेंट हुई थी वो गलत तरीके से हुई थी, सीसीआईटी पे केस चालू हो चुका है सीबीआई का, पता चला है कि टेक्निकली फॉल्ट था उसके अपॉइंटमेंट में, प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिए गए थे, पैरवी लगा के, सोर्स लगा के वहां पर उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। तो मान लो मेरी अनाउंसमेंट के बाद या पहले कुछ ऐसा बोर्ड पे ही सवाल उठ जाता है, तो उससे मेरी जो प्रोसीडिंग्स है उस पर इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मान लो मेरा डिसीजन दे दिया गया है तो उस पर कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। कहता है नो प्रोसीडिंग्स बिफोर और प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग by the board shall be questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the board for advance ruling। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी बनाने में जो 2 मेंबर लाए गए सीसीआईटी लेवल के, उनमें से एक की अपॉइंटमेंट टेक्निकली खराब निकल गई, कोई बात नहीं, खराब निकल गई तो उसको ठीक कर दो, उनको बदल दो। बोर्ड को बंद कर दिया गया, कोई बात नहीं, कर दो बंद, मेरा डिसीजन आ गया, मेरे डिसीजन पे इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मेरा डिसीजन इनवैलिड नहीं कहलाएगा, मैं इनोसेंट आदमी हूं। एक बात बताओ, हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया मेरे फेवर में
और बाद में उसके जज का ट्रांसफर हो गया, जज घोटालेबाज निकला, जज जेल चला गया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उसको सरकारी जॉब से निकाल दिया गया, उसका मेरी रूलिंग से क्या लेना देना भाई? मैंने तो जजमेंट ले लिया ना। अनलेस कि मेरे हाई कोर्ट के जजमेंट को कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, मेरा जजमेंट तो वैलिड है, चाहे जज कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वही बात यहां लिखी गई है, छोटी सी बात ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब आता है कि सर क्या ये रूलिंग या ऑर्डर जो आएगा बोर्ड से, कौन से बोर्ड से? नए बोर्ड से 1 सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अगर कोई ऑर्डर पास करती है या लास्ट में कोई रूलिंग देती है तो क्या वो फुल एंड फाइनल रूलिंग हो जाएगी? नहीं नहीं, शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट और एप्लीकेंट का मतलब है दे कैन फाइल अपील। इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। शैल नॉट बी, विल नॉट बी बाइंडिंग का मतलब यहां पे है दे कैन फाइल अपील। मीन्स तुम बोलोगे सर जब बाइंडिंग नहीं है तो वो आए क्यों थे रूलिंग लेने के लिए? बाइंडिंग का इस लाइन का मतलब क्या है? विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट और ऑन द एप्लीकेंट मीन्स दे कैन फाइल अपील। और आगे जाके पढ़ेंगे अपील का ऑप्शन कहां मिला है? सीधा अपील टू हाई कोर्ट मिला है। आईटीएटी को बाईपास कर गया ये डिसीजन। हालांकि फ्यूचर में मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऑब्जेक्शन की जाएगी इस प्रोसेस को, क्योंकि बेसिकली चीफ कमिश्नर लेवल के लोग हैं इसके अंदर बोर्ड में, और उधर आईटीएटी ऊपर है चीफ कमिश्नर के, हाई कोर्ट से नीचे। आप पढ़ चुके हैं वॉल्यूम 5 में, आपका अपील चैप्टर हो चुका है। वॉल्यूम 5 के 6-7 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग यहां आए हैं, राइट? हो सकता है आपने वॉल्यूम 5 पूरा खत्म भी कर लिया हो अगर मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पहले दे दी हो उसकी, यानी आपके पास पूरे बैच की रिकॉर्डिंग है तो। बट एटलीस्ट 6 चैप्टर तो करके आए हैं आप इस क्लास में। सर हमने वहां क्या पढ़ा है? कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर से ऊपर होता है लेवल किसका? आईटीएटी का। इसीलिए हमने पढ़ा वहां पे कि चीफ कमिश्नर की कुछ ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील में जा सकते हैं आईटीएटी में, और फिर आईटीएटी से हम अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में। तो यहां पर एक तरह से क्या कर रहे हैं आपने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। उसमें कौन से लेवल के लोगों को रखा? चीफ कमिश्नर के लेवल के लोगों को, और उनके डिसीजन पे सीधा कहां भाग रहे हैं आप? हाई कोर्ट। तो कल को आईटीएटी बोलेगी भाई हमें बंद ही कर दो, फिर हमें क्यों बेरोजगार कर रहे हो, हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? हो सकता है डाउन द लाइन 1-2 सालों के बाद इस प्रोसेस पर आईटीएटी ही ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई अगर तुम्हें मैटर को हाई कोर्ट ले जाना था तो हमें बनाए क्यों, हमें क्यों बेरोजगार कर रहे हो? जजेस को बेरोजगार कर दिया नहीं क्या आपने? ये जो नई कॉन्सेप्ट है उसमें कौन बेकार हो गए? जजेस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। यहां पे बेचारे जो जज यहां पर आके बनते पैनल में चेयरपर्सन, चेयरमैन, तो उनको कुछ रुपए तो मिलते। 2-2 लाख रुपए पर मंथ तक की फीस होती है उनकी, सैलरी होती है उनकी। जब वो लोग यहां आते हैं तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे करके सैलरी होती है। बेचारे वो बेरोजगार हो गए। किनको रोजगार मिल गया? इनकम टैक्स के लोगों को। समझ रहे हो? चीफ कमिश्नर के लोगों को यहां एक एम्प्लॉयमेंट मिल गई, एक अच्छी रेस्पेक्टेबल जॉब मिल गई कि दे आर द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक। और उधर आप किसको बेरोजगार कर दिए? आईटीएटी को। क्यों? यहां से मैटर सीधा कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है 1-2 साल डाउन द लाइन इस बातों पर हो सकता है आईटीएटी ऑब्जेक्ट कर दे कि आईटीएटी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब ही क्या रह गया अगर मैटर बाईपास होके सीधा हाई कोर्ट में निकल जाए? हम तो इससे खुश नहीं है टाइप। तो 2-2 लोग नाराज हो सकते हैं। चलो, जजेस की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जजेस आर नॉट अवेलेबल। आईटीएटी को बाईपास कर रहा है ये रूलिंग, और रूलिंग देने वाले लोग आईटीएटी से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो हिरार्की देखो, तो रूलिंग देने वाले लोग अगर आईटीएटी से ज्यादा पावरफुल होते या आईटीएटी के बगल वाले लोग होते तब आप हाईकोर्ट में मैटर को ले जा सकते थे। इनफैक्ट इस तरीके की चीजें से हाईकोर्ट भी नाराज हो जाएगा। मान लो ये देखो पहला साल है इसका, ये जो नई बॉडी आई है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, ये इस पहला साल है। अभी तो ये डिसीजन देंगे, फिर कुछ लोग अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में। तो जब अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में तो वो देखेंगे डिसीजन किसने दिया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में, कौन है वो लोग, चीफ कमिश्नर वाले लेवल के लोग। अपने आप हाई कोर्ट डांट लगाएगी, अरे आईटीएटी कहां गया जो तुम लोग यहां लेके आए हो? लॉ बदलो, ये लॉ अच्छा नहीं है।
हो सकता है 2-3 साल में तुमको ये भी सुनने मिल जाए मेरे से ही कि ये लॉ बदल दिया गया है। जिस दिन बदला जाएगा ना उस दिन मैं YouTube वीडियो जरूर डालूंगा, उसके साथ ये पुरानी वीडियो भी जरूर डालूंगा। और मुझे कंफर्म्ड एक तरह से लग रहा है कि अगले 2-3 सालों में यहां कुछ ना कुछ हिरार्की चेंज होगी। क्या तो आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के अंदर जो मेंबर है उनकी रैंकिंग ठीक करो, और या फिर जो ये ऑप्शन दे रहे हो डायरेक्ट अपील टू हाई कोर्ट, इसको ITAT के थ्रू ले जाओ। ऐसा कुछ देखने को अगले कमिंग डेज ईयर्स में मिल सकता है। सर याद क्या करना है पहले वो बताओ सर। इसमें हम ना इस थ्योरी से डर रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम थ्योरी से डर रहे हैं, पहले आप बता दिया करो ना कि क्या याद करना है। सर अगर आप यहां से लेकर यहां तक याद कर लेते हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ मार्क नहीं कर रहा हूं, 5 मार्क्स, और अभी मैं इसमें कुछ फॉर्म्स नंबर लिख के दूंगा। सर पूरा याद करना पड़ेगा। अरे बाबा अगर ये पूरा तुम याद कर लेते हो तो इससे 3-4 थ्योरी के क्वेश्चन निकलते हैं। फॉर्म नंबर भी अभी लिखूंगा मैं। अगर आप इतना ये याद कर लेते हैं 245 N स्मॉल a, स्मॉल b अगले पेज पे है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप पूरा ये समझ जाते हैं अच्छे से। कब कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा वो एग्जाम में MCQ में पूछता है, फॉर्म नंबर अभी लिखाऊंगा, उसका काम बन जाएगा। एक चैप्टर में जो बहुत छोटा चैप्टर है उसमें ये आपको समझना है अभी मेरे से, और उसके बाद इसको याद करना है फ्लो को, और बहुत इजी है, मैं भी क्लास में याद करा दूंगा। मत डरो इन सबसे मत डरो। 5 पॉइंट को मैं क्लास में अभी याद करा दूंगा, लेकिन एक बार ये याद कर लेते हो अच्छे से समझ के, तो उसके बाद दूसरा जो याद करना है सिर्फ ये याद करना है 3 to 4 मार्क्स के लिए बस। पूरे इस चैप्टर में ये 2 कॉन्सेप्ट याद करने हैं थियोरेटिकल वाइज। बोला सर बाकी इतनी सारी थ्योरी हर पेज पे दिख रही है, समझना है, एक एक वर्ड खाली ध्यान रखना है, उसमें फ्लो में ही निकल जाएगा। ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, बस उस फ्लो में ही आपका निकल जाएगा। जो होता ना एग्जाम की रात में देखने वाला पॉइंट, वो ये है। एग्जाम की रात में ये वाला पॉइंट देखना है, बाकी कुछ मत देखो इस टॉपिक में, अपने आप आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। और एग्जाम की रात में आके ये वाला पॉइंट देखना है आपको पूरा नीचे तक। इस चैप्टर में बस इतनी ही 2 चीज आपको एक्स्ट्रा देखनी है। समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर। कहता है एडवांस रूलिंग क्या है। एडवांस रूलिंग क्या है मतलब बेसिकली हम किस तरह के ट्रांजैक्शन पे रूलिंग लेंगे। वो ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी कर रही है, ट्रांजैक्शन किस नेचर का है। गार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी गार हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, GAAR गार, DTAA पढ़ चुके हैं, और उसके बाद यहां है तो यहां कुछ गार से रिलेटेड भी रेफरेंस है, इसलिए गार मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो यहां सवाल है कि आप किस तरीके की रूलिंग, किस तरीके की ट्रांजैक्शन पे रूलिंग लेना चाहते हैं, और वो ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं यहां पे। यानी एग्जाम में आता है आपको डिफाइन एडवांस रूलिंग, डिफाइन द स्कोप ऑफ एडवांस रूलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग एज पर सेक्शन 245NA। सर सेक्शन के साथ आपको ये याद रखना होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, 245N स्मॉल a। व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग, एडवांस रूलिंग। पूरे सिलेबस में, पूरे डायरेक्ट टेक्स्ट के सिलेबस में एडवांस रूलिंग वर्ड और कहीं नहीं है। एडवांस रूलिंग वर्ड कहीं नहीं है। एक अगला चैप्टर है वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वो भी डिस्प्यूट में रोकने के लिए है, वो भी डिस्प्यूट को रोकने के लिए है। ठीक इसके बाद का चैप्टर है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्प्यूट को रोकने के लिए एक एडवांस में किया हुआ एग्रीमेंट है। पढ़ेंगे उसको भी, पहले इसको पढ़ लें। पूरे सिलेबस में एडवांस रूलिंग बोल के और कहीं किसी चैप्टर में वर्ड नहीं है। तो जैसे एग्जाम में आपने देखा डिफाइन द स्कोप ऑफ एडवांस रूलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग, आप फटाफट इस सेक्शन पे आ जाना, और इसके अंदर 5 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा सवाल क्या पूछता है, ये जो एडवांस रूलिंग है इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट ही देगा? नहीं सर, रेसिडेंट भी दे सकता है। क्या सिर्फ हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए रूलिंग लेंगे? नहीं सर, डोमेस्टिक के लिए भी ले सकते हैं। क्या कोई टैक्स डिस्प्यूट को हम यहां ला सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं केस को? मान लो कोई केस चल रहा है असेसिंग ऑफिसर के पास में, पेंडिंग है, डिसीजन नहीं आ पा रहा है, और या फिर केस चल रहा है ITAT में और केस चल रहा है कहां,
CIT अपील में, तो उनके केस को वहां से उठा के यहां ला सकते हैं? आंसर इज यस, ला सकते हैं। फिर से पंगा, ITAT से केस को तुम यहां ला रहे हो, किसके पास? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, और उसको संभाल कौन रहे? CCIT लेवल के लोग। गलत है, गलत है। ठीक, मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूं यहां पे, मैं किसी को ऑफेंस नहीं, किसी का ऑफेंस नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट कर रहा हूं, बट ये गलत है। पहले यहां जज लेवल के लोग थे, हाई कोर्ट के जज, अभी पढ़ाया, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लोग यहां बेंच में थे, तो आप ITAT से मैटर यहां ला सकते थे, ले आइए। अब भी वही नियम, ITAT से उठा के मैटर यहां ला सकते हैं, क्योंकि ITAT में क्या पढ़े? डिसीजन देने में 4 साल लग जाता है। ITAT में डिसीजन देने में 4 साल लग जाता है, तो बोला गया ITAT से मैटर को होल्ड करवा के मैटर यहां ले आओ, डिसीजन ले लो और सीधा हाई कोर्ट में भाग जाओ। गलत है ना? ये तो डिसरेस्पेक्ट हो गई ITAT की। कौन होते हैं ये बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग? कौन है ये? ITAT कल को बोल दे कौन है ये लोग फिर, क्योंकि उधर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील ITAT में कर सकते हैं, मतलब ITAT का औहदा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ज्यादा होता है, हाई कोर्ट से कम होता है। बट अब क्या करोगे? जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं इसी पर अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है और एग्जाम में रट्टा मार के लिखना है। मैं तो थोड़ा यहां से भावनाओं में बह गया, अपना थोड़ा सा दिल भी लगा रहा हूं इस प्रोविजन में, कि मुझे पर्सनली खराब लग रहा है ये चीज। मैं अगर ITAT में ट्रिब्यूनल में मेंबर होता या फिर वहां पे मैं डिसीजन मेकर होता, तो मैं जरूर इन सब के खिलाफ एक कंप्लेन करता सिविलिटी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई ये मेरी डिसरेस्पेक्ट हो रही है इस प्रोविजन के थ्रू। क्या तो आप मुझे ITAT बॉडी को ही बंद कर दीजिए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और या फिर ये नियम सब बदल दीजिए, है ना? मैं जरूर मतलब ITAT के बिहाफ में फाइट करता, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सिविलिटी से, मैं जरूर ITAT के खिलाफ, ITAT के सपोर्ट में लड़ता। क्या बकवास है ये, है ना? एनीवे, सर क्या रेसिडेंट एप्लीकेंट हो सकता है? हाँ। क्या नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट हो सकता है? हाँ। किस तरीके के ट्रांजैक्शन के साथ? जनरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो RNR के साथ कर रहा है, या फिर कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहा है एट AO लेवल और से एट ITAT लेवल, तो उस मैटर को वहां से उठा के यहां ला सकते हैं। और या फिर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें तुमको लगता है कि कल को AO गार के प्रोविजंस ना लगा दे, तो आप उसके लिए भी यहां पर आके एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। या फिर तुम्हारी कोई डोमेस्टिक मैटर में टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है एक सर्टेन अमाउंट का, 100 करोड़ के आसपास का, तो वहां से तुम बचने के लिए यहां आ सकते हो, एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेंट कौन बन सकता है? क्या एडवांस रूलिंग सिर्फ नॉन रेसिडेंट ही ले सकते हैं या रेसिडेंट भी ले सकते हैं? और रेसिडेंट ले सकते हैं तो किस किस केस में ले सकते हैं? इस तरीके के सवाल हैं। फॉर्म नंबर, ठीक है, कि गार से रिलेटेड मेरे ट्रांजैक्शन पे गार लगेगा कि नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड मैं एडवांस रूलिंग लेना चाहता हूं, बताओ कौन से फॉर्म नंबर में अप्लाई करूं? तो 5 यहां पर पॉइंट है आपके सामने, 1, 2, 2A, 3 एंड 4। बोला सर 2A क्यों रखा है आपने? जानबूझ कर रखा है। 245N हो गया आपका सेक्शन, क्लॉज हो गया A, सब क्लॉज हो गया 2A, तो वो मैंने एक्ट के ही नंबर डाले हैं इसमें। 5 रूलिंग है आपके सामने, 5 तरह की रूलिंग है, यहाँ 5 तरह के फॉर्म है। अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट रूलिंग लेना चाहता है तो फॉर्म नंबर 34C में अप्लाई करेगा। यहां अगर आप रेसिडेंट हैं, जो एप्लीकेंट हैं, 34D में अप्लाई करेंगे। यहां भी रेसिडेंट एप्लीकेंट है, वो 34DA में अप्लाई करेगा। यहां पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो एप्लीकेंट है, वो 34E में अप्लाई करेगी। यहां RNR दोनों एप्लीकेशन दे सकते हैं, फॉर्म नंबर 34E है। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्म्स पूछते हैं, MCQ फॉर्म्स नंबर पे आते हैं। पहले तो समझ लो सर, यहां पे एप्लीकेंट कौन बन सकता है? सिर्फ नॉन रेसिडेंट। यहां पे कौन बन सकता है? रेसिडेंट। लेकिन उसकी डीलिंग किसके साथ हो रही है? NR के साथ हो रही है। यहां पे कौन एप्लीकेंट बन सकता है? रेसिडेंट।
यहां पर कौन बन सकता है एप्लीकेंट? पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी रेसिडेंट ही एक तरह की है, लेकिन उसमें भी कौन है? पब्लिक सेक्टर कंपनी। यहां कौन बन सकता है एप्लीकेंट? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट दोनों बन सकते हैं। गार्ड से रिलेटेड इशू है यहां पे। तो इस तरीके से फिल्टर आउट मैं कर रहा हूं। अब देखिए अगले पेज पे एक सवाल है आपका, तैयारी हो गई इसकी? कौन बन सकता है एप्लीकेंट? ये थ्योरी क्वेश्चन की तैयारी पिछले पेज पे ही हो गई। सर आप जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन देंगे 245Q में, ये रहा एप्लीकेशन देंगे, फीस वगैरह सब की बात। 245Q में जो हम एप्लीकेशन देंगे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को, वहां पर एप्लीकेंट कौन बन सकता है? तो अभी देखिए सेक्शन ये बी है और अभी हम लोग ए पे थे। तो ए का 1, ए का 2, ये बेसिकली क्या है? ए का 3, सॉरी ये बेसिकली क्या है? 245NA, ए का 2A जो पिछले पेज पे डिस्कस हुआ उसके लिए। ये बेसिकली किसका रेफरेंस आ रहा है इसमें? 245NA3 का रेफरेंस आ रहा है इसमें, और ये 4 का रेफरेंस आ रहा है। तो सर अभी आपने पिछले पेज पे पढ़ा, पहला पॉइंट में एनआर एप्लीकेंट बन सकता है, दूसरे पॉइंट में रेसिडेंट एप्लीकेंट बन सकता है, तीसरे पॉइंट में रेसिडेंट एप्लीकेंट बन सकता है, चौथे पॉइंट में पब्लिक सेक्टर कंपनी बन सकती है, और पांचवें पॉइंट पे आर और एनआर बन सकता है। पिछले पेज पे आपने पढ़ा, बस देखिए उन्हीं सब का नाम यहां लिखा है। तो अगर आप पिछले पेज पर क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, आप अगर पिछले पेज पर यहां पर तैयारी कर लेते हैं, तो आपके 3-4 सवाल एग्जाम में बन गए। फॉर्म नंबर पे सवाल आता है वो बन गया, कौन कौन एप्लीकेंट बन सकता है वो बन गया, क्या रेसिडेंट एप्लीकेंट बन सकता है, हाँ तो किस किस सिचुएशन में बन सकता है वो आ गया। सुना है नॉन रेसिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है, अगर हाँ सही सुना है तो कौन कौन से सिचुएशन में नॉन रेसिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एडवांस रूलिंग। डिफाइन एडवांस रूलिंग एज पर सेक्शन 245N(a)। तो 4 से 5 थ्योरी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो सिर्फ इतने से आप जवाब दे सकते हो मेरे हिसाब से। वीडियो रोक के पढ़ेंगे अब इसको। सर मैं नहीं कह रहा रट्टा मारो, ना मैं रटने बोल रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, और उसके बाद याद करना आपके एग्जाम में। आप पूरे इस चैप्टर में कितना देर पढ़ाने में लगे? 1.5 घंटे 2 घंटे, राइट? लेकिन सिर्फ याद करने के नाम पर यह पैराग्राफ है और अगले पेज पे छोटे से 3 पॉइंट है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो रोकिए और इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ते समय देखिएगा 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, 2 और 3 में क्या, 2 और 2A में क्या डिफरेंस है, 2A और 3 में क्या डिफरेंस है, 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। पढ़ते समय जरूर ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट में कौन है एप्लीकेंट, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट, और फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है या पास्ट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। जैसे 3rd नंबर पास्ट ट्रांजैक्शन है, 2nd का A पास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट नंबर 4 फ्यूचर ट्रांजैक्शन है। मैं एक ट्रांजैक्शन प्रपोज कर रहा हूं इंडिया में, एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में किसी रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन प्रपोज कर रहा है, इससे अपनी सब्सिडरी के साथ, इंडियन सब्सिडरी के साथ। वो ये जानना चाहता है कि कहीं फ्यूचर में डिपार्टमेंट उसके ऊपर गार्ड तो नहीं लगा देगा, इसलिए वो यहां पर रूलिंग लेने आया है कि वेदर माई एग्रीमेंट इज अ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और नॉट, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया। वो ये डिसाइड करवाने आया है कि सर ये मेरी अरेंजमेंट है इंडियन एंटिटी के साथ, मैं इस कंट्री से इस कंट्री से इस कंट्री से ये डील करने वाला हूं, बताओ क्या इसमें कोई टैक्स बेनिफिट दिख रहा है, बताओ इसमें क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिस पर आप फ्यूचर में मेरे ऊपर क्या लगा सकते हो, गार, क्योंकि आप बोल दो कि ये क्या है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो उसको भी हम 4 में ला सकते हैं। प्लीज वीडियो रोकिए और ठीक से एनालिसिस और कंपैरिजन करते हुए इसको एक बार पढ़िए। थोड़ा बहुत आइडिया, 80% आइडिया मैं दे चुका हूं आपको यहां पे, ये क्या है। अब खाली पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको मैं समझाऊंगा और फिर रटना है। पढ़िए अच्छे से। क्या कहता है ये पॉइंट्स, पढ़ते हैं इसको, है ना। आपने अगर थोड़ा बहुत वीडियो रोक के इसको पढ़ने की कोशिश की है तो की है, वरना कोई बात नहीं। फॉर्म नंबर मैंने लिख दिया है, अगले पेज पे लिखा है एप्लीकेंट के बारे में, और अगर उसके ही आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट
एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो एप्लीकेशन किस फॉर्म में फाइल करेगा वो मैंने यहीं पर आपको लिख दिया, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब है कि हम लोग एडवांस रूलिंग किसको बोलते हैं, या ऐसे कह लो कि हम रूलिंग किस पर ले सकते हैं, उसी के बारे में यहां डिस्कस हो रहा है। राइट, रूलिंग हम किस पर ले सकते हैं। कहता है, अच्छा कुछ वर्ड्स इसमें कॉमन है, जैसे आपको मैं बता दूं, ये वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे यहां से यहां तक। एंड सच डिटर्मिनेशन shall include the determination of any question of law or fact specified in the application। ये वर्ड आपको नीचे तक कॉमन मिलेंगे, है ना सर। इसको भी लिखने का रीजन यही हो सकता है कि हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन फैक्ट का है, डिस्प्यूट फैक्ट का है, तो ITAT इज द लास्ट अथॉरिटी, और हाई कोर्ट में मैटर जाएगा तो सिर्फ लॉ से रिलेटेड जाना चाहिए। तो एक तरह से अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में हम पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में, अब तो बोर्ड आ गया, पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में हम किनको चेयरपर्सन बनाते थे, जजेस को। अब जजेस बोले कि भाई हम तो क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेंगे, फैक्ट तो देखेंगे नहीं, कल को ये सवाल उठ जाए। तो यहां पर इसलिए मेरे हिसाब से फैक्ट को लिखा गया था, जो अभी भी कंटिन्यू है। अब कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन चलो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रहने दो, क्यों हम पुरानी बातों में जाएं। सर कहता है, एडवांस रूलिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 245NA shall mean a determination by the board for advance ruling। पहले बच्चों को हम लोग यहां पढ़ाते थे बाय द ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब देखो हर जगह आ गया क्या, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। कहता है, अ डिटर्मिनेशन बाय बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन। सर मैंने आपको क्या बोला था, आप ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आप रूलिंग ले सकते हैं, और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन। आप एक फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड रूलिंग अभी ले लीजिए, जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। आप डिसीजन रूलिंग पे एप्लीकेशन लगा दीजिए, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, 6 महीने के अंदर रूलिंग आ जाएगी। दिक्कत है रूलिंग से सीधा हाई कोर्ट में जाइए, सोचो कितना शॉर्टकट रास्ता है हाई कोर्ट तक पहुंचने का। वैसे हाई कोर्ट में जाने में 4-5 साल लग जाएंगे। फास्टर डिसीजन आता है और आप हाई कोर्ट में अपील भी फाइल कर सकते हैं। फायदा, ऑथोरिटी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में आने के फायदे क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, आगे डिस्कशन में है हमारे। कहता है, अ डिटर्मिनेशन बाय बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग in relation to a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by a non-resident applicant। हमने पहले डिसाइड कर लिया है, इसमें एप्लीकेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट, और फॉर्म नंबर कौन सा है एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म नंबर 34C। अब अगला पॉइंट, सर अब ऐसा ही एप्लीकेशन कौन देगा, एप्लीकेशन में फॉर्म नंबर चेंज हो गया 35D, एप्लीकेशन कौन देगा, रेसिडेंट। इस पहले कौन दे रहा था, नॉन रेसिडेंट, अब देगा कौन, रेसिडेंट एप्लीकेशन देगा। लेकिन वो किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, एनआर के साथ, और वो उस ट्रांजैक्शन में एनआर की टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करवाना चाहता है, क्योंकि उसको टीडीएस काटना है, टीडीएस काटना है उसको। एक रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इनकम तो नॉन रेसिडेंट को होगी, टैक्स लायबिलिटी एनआर को जाननी है तो एनआर अप्लाई करे। अरे वो तो पहले पॉइंट में कर ही रहा है, तो फिर सर दूसरे पॉइंट में आप रेसिडेंट को क्यों बोल रहे हो अप्लाई करने। रेसिडेंट भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि रेसिडेंट पेमेंट करते समय टीडीएस किस रेट से काटे ना काटे, उसको भी तो डिटर्मिनेशन चाहिए, उसको भी तो सर्टेनिटी चाहिए। तो कहता है, अ डिटर्मिनेशन बाय अ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग in relation to the tax liability of non-resident arising out of a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by a resident applicant। सर ऊपर वाले में क्या था, नॉन रेसिडेंट कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है इंडिया में से, वो इंडिया में कोई प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है। पहला वाला एग्जांपल में मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, राइट, इंडिया में कोई कंपनी परचेज करना चाहता है, एनी ट्रांजैक्शन बाय अ नॉन रेसिडेंट। तो सर ए में 1 में ट्रांजैक्शन भी नॉन रेसिडेंट कर रहा है और एप्लीकेशन भी नॉन रेसिडेंट दे रहा है। 2 में क्या हो रहा है, रेसिडेंट एक ट्रांजैक्शन करना चाहता है एनआर के साथ, और उसमें वो जानना चाहता है कि इस ट्रांजैक्शन से एनआर की टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, क्योंकि रेसिडेंट तो पेमेंट कर रहा है, इनकम तो एनआर को हो रही है। बोला सर व्हाई ही इज इंटरेस्टेड टू नो द नॉन रेसिडेंट टैक्स लायबिलिटी सो दैट
कि वो टीडीएस काटे ना काटे, कितना काटे। मेनली क्या है यहाँ पे, रेसिडेंट एप्लीकेंट इज अ पेयर, उसको टीडीएस काटना है, इसीलिए वो चाहता है कि पहले ही पता लगा ले कि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, नहीं बनेगी तो टीडीएस काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो कहता है ट्रांजैक्शन which has been undertaken or proposed to be undertaken by a resident applicant with such NR, and again such determination may include determination of any question of law or fact specified in the application। तो सर पहले में एनआर एक ट्रांजैक्शन कर रहा है या प्रपोज फ्यूचर में करने वाला है, जिसमें उसको अपनी टैक्सेबिलिटी देखनी है, ठीक। दूसरे में स्पेसिफिकली रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिस ट्रांजैक्शन के कारण वो अब चाहता है क्या डिटरमाइन करवाना, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की हेल्प से टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनआर आ रही है कि नहीं, मैं टीडीएस काट तो लूं। पर्पस क्या है इसका, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है, टीडीएस कंप्लायंस, नथिंग एल्स। इसका पर्पस क्या है, ताकि टीडीएस का कंप्लायंस हो सके। रेसिडेंट एप्लीकेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है एनआर के साथ, एनआर का टैक्स जानना चाहता है, क्यों भाई, क्योंकि वो पेयर है इस ट्रांजैक्शन में एक तरफ से, और वो जानना चाहता है कि वो टीडीएस का कंप्लायंस करे कि नहीं करे। और हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि अगर रेसिडेंट के चलते किसी नॉन रेसिडेंट को फायदा होता है और वो टैक्स नहीं देता है नॉन रेसिडेंट इंडिया में, तो जो इंडिया का रेसिडेंट है उसे उस नॉन रेसिडेंट का एजेंट बना के उससे टैक्स ले लिया जाएगा। तो फिर रेसिडेंट एप्लीकेंट डील किससे कर रहा है, एनआर से, तो डर तो लगेगा इसको कि कल को फ्यूचर में एनआर ने कंप्लायंस नहीं किया तो एक तो मैं टीडीएस का डिफॉल्ट हो गया मेरे से, मैंने टीडीएस नहीं काटा, दूसरा उसने टैक्स नहीं जमा किया, तो मैं कहीं एजेंट ना उसका मान लिया जाऊं फॉर कंप्लायंस पर्पस, मैं तो फिर लुट जाऊंगा, ठीक है। पीजीबीपी में मेरे खर्चे भी अलाउ नहीं होंगे। तो इसी सब चीजों के लिए वो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को अभी ही फिक्स करवाना चाहता है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग फॉर गेटिंग अ एडवांस रूलिंग। तीसरा, इसमें कोई आरएनआर का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल a determination by board for advance ruling in relation to the tax liability of resident। एप्लीकेंट कौन होना चाहिए यहाँ पे, रेसिडेंट, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करवाना चाहता है, ठीक है, रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन जो उसने कर चुका है या आगे करने वाला है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, एडवांस रूलिंग में आप जो करंट ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, जो प्रपोज्ड फ्यूचर में करने वाले हैं ट्रांजैक्शन उसके लिए भी आप रूलिंग ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई असेसमेंट के दौरान डिस्प्यूट हो एओ से, आगे सीआईटी अपील से और आईटीएटी से, तो उन सबसे बचा जा सके। अब गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए क्या नोटिफाई करती है अगले सेक्शन में, ये नोटिफिकेशन कौन से सेक्शन में आया है, अगले क्लॉज में 245, सेक्शन तो सेम ही है 245N, लेकिन अगले क्लॉज में ये नोटिफिकेशन आया है। अभी हम लोग क्या चल रहा है, 245NA, एप्लीकेंट जो ये डिफाइन किया गया, नोटिफाई वो किसमें किया गया है, 245NB में, मैंने साथ साथ लिख दिया है ताकि तुमको समझ में आ जाए कि यहां एप्लीकेंट कौन है। फॉर्म नंबर 34DA कौन अप्लाई करेगा, सर रेसिडेंट अप्लाई करेगा जब वो एनआर से डील कर रहा है, नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा फॉर्म किस केस में यूज करते हैं, सिचुएशन, फॉर्म नंबर बताओ, फॉर्म नंबर सिचुएशन बताओ, दोनों तरह के क्वेश्चन यहां आते हैं। एक नॉन रेसिडेंट है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में ट्रांजैक्शन करना चाहता है और अपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रूलिंग लेना चाहता है 34C। एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से डील कर रहा है और उसमें वो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करवाना चाहता है एनआर की 35D। तो अब ये कौन है, ये रेसिडेंट एप्लीकेंट है जिसकी टैक्स लायबिलिटी कहता है CG has notified that a resident can move an application for advance ruling in relation to his tax liability arising out of one or more transaction valuing rupees 100 करोड़ और मोर इन टोटल। ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ये क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैं एक रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में कोई 150 करोड़ रुपए की वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो मैं एनआर से ही करूं, किसी से भी, इसमें सामने वाली पार्टी एनआर हो जरूरी नहीं है। मान लो मैं 150 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन दिल्ली मेट्रो के साथ करने वाला हूं, उससे रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी मेरी क्या होनी चाहिए फ्यूचर में, मैं अभी फिक्स करवाना चाहता हूं, वेदर आई शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स और नॉट, पीजीबीपी में जाऊंगा या कोई अलग से स्पेशल सेक्शन लगेगा, खर्चे का क्या डिडक्शन मिलेगा,
मेरी फाइनली क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी इस ट्रांजैक्शन से। मैं इस डिस्प्यूट को पहले ही सेटल करवाना चाहता हूं, एडवांस रूलिंग लेना चाहता हूं। ले लो भैया, मना ही क्या है, बन जाओ एप्लीकेंट। तो सर रेसिडेंट एप्लीकेंट बनेगा किसमें, 2 में, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन एनआर से हो रहा है। बट 2A में ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन ये ट्रांजैक्शन 100 करोड़ और उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन है जिसमें रेसिडेंट अपनी लायबिलिटी निकलवाना चाहता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगेन नेक्स्ट, अब इसमें आपका डिस्प्यूट चल रहा है ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, ITAT के पास। अब ऑफिस आपको पता है कि AO के साथ डिस्प्यूट चले, फिर CIT अपील के साथ चले, फिर ITAT के साथ चले, तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है 6-7 साल का। और आप कौन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसमें एप्लीकेंट कौन है, नोटिफाइड एप्लीकेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी। वो चाहती है डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। तो आ जाओ अपने केसेस को उठा के AO को बोलो कि मैं रूलिंग लेने जा रहा हूं, तो AO केस को होल्ड कर देगा। CIT अपील को बोलो कि मैं रूलिंग लेने जा रहा हूं, तो CIT अपील केस को होल्ड कर देगी। और जब तक इधर रूलिंग पेंडिंग है उधर वो लोग नहीं बढ़ेंगे। अब रूलिंग आ जाए तो उधर कैंसिल, रूलिंग यहां रिजेक्ट हो गई तो वो फिर चालू हो जाएंगे। तुमको खाली उन्हें कंफर्म करना है कि सर मेरी प्रोसीडिंग्स, AO को बोलना है आप मेरी प्रोसीडिंग्स रोक दीजिए, मैं अपील में जा रहा हूं, रूलिंग में जा रहा हूं। रूलिंग आ गई तो वो खत्म, और रूलिंग नहीं आ पाई, यहां रिजेक्ट हो गए तो वापस वो लोग चालू कर देंगे। बट तुम AO के पास से कभी भी केस को रूलिंग पे ला सकते हो, CIT अपील से ला सकते हो, ITAT से भी ला सकते हो। कौन हो तुम, रेसिडेंट में भी कौन, पब्लिक सेक्टर कंपनी। A determination or decision by the board of ruling in respect of an issue relating to the computation of income। ये हिट करना होगा आपको एग्जाम में, ऊपर में नहीं था। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इशू है रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सर AO के सामने डिस्प्यूट क्या चीज का रहता है, टोटल इनकम का ही तो रहता है, ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट नहीं है। AO के सामने किसका है, टोटल इनकम। AO तुम्हारी कुछ खर्चे को डिसअलाउ करके इनकम बढ़ाता है। CIT अपील, ITAT वेदर खर्चा अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो यहां एक नई लैंग्वेज आपको मिली है। ऊपर में क्या था, इन रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी। ऊपर में क्या था, अगेन इन रिलेशन टू अ टैक्स लायबिलिटी। उसके ऊपर क्या था, इन रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय नॉन रेसिडेंट। फिर क्या था सेकंड में, इन रिलेशन टू अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन रिलेशन टू अ ट्रांजैक्शन इंटर्ड विथ रेसिडेंट। एप्लीकेंट रेसिडेंट था। तीसरे में टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रेसिडेंट एप्लीकेंट विच ही इज अंडरटेकन और अंडरटेकिंग। ठीक, चौथे में, तीसरे सेकंड का है। थर्ड में क्या है, सर इशू किससे रिलेटेड है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो पेंडिंग है कहा, इनकम टैक्स। ये काट दो, यहां पर ना बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। वो टाइपो मिस्टेक है, अथॉरिटी यहां से हटानी थी, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग लिखना था, मैंने वहां भी लिख दिया, ऐसे हुआ है। मतलब जहां जहां अथॉरिटी थी अमेंडमेंट के कारण में वहां क्या कर रहा था, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, तो वहां का अथॉरिटी भी रिप्लेस हो गया कंप्यूटर में। नहीं, तो यानी आप इसमें कौन बोल सकते हैं, किसको, सर AO से। आपका केस AO के पास पेंडिंग था, असेसमेंट का ऑर्डर आना बाकी था। आपका केस CIT अपील में पेंडिंग था, आपका केस ITAT में पेंडिंग था। वहां एप्लीकेशन दो और ट्रांसफर हो जाओ यहां। बट कौन, रेसिडेंट, और उस रेसिडेंट में भी कौन, पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसको नोटिफाई कहां किया गया, अगले सेक्शन में 245NB में इस पर्सन को नोटिफाई किया गया कि एप्लीकेंट कौन होगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो यहां पर अपने पेंडिंग मैटर को यहां शिफ्ट कर सकता है। ये अमेंडमेंट जब भी आई सिर्फ किसके लिए आई, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए। ठीक, जनरली एडवांस रूलिंग में हम पेंडिंग मैटर को नहीं लाते, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर मैं आज से 10 साल पीछे जाऊं तो ट्रांजैक्शंस की बात होती थी। अब डिस्प्यूटेड मैटर भी रूलिंग में आ सकते हैं। लेकिन एक तरह से रूलिंग में आपने क्या किया, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जजेस के कॉन्सेप्ट को खत्म करके क्या लेके आ गए, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। और वहां पे लोग कौन है, CCIT लेवल के लोग, 2 लोग। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ITAT का मैटर यहां नहीं आना चाहिए, मुझे जो पर्सनली लगता है। लेकिन आपको एग्जाम में अब आपको यही लिखना है, फ्यूचर में अमेंडमेंट आएगा तो देखेंगे। एंड द लास्ट, तुम बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास क्यों आए हो, क्योंकि तुम अपनी एक अरेंजमेंट कर रहे हो इंडिया में, तुम्हारा एक ट्रांजैक्शन है, तुम कर रहे हो या प्रपोज कर रहे हो। तुम कौन हो, रेसिडेंट भी हो सकते हो, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो। तुम बोर्ड से जानना चाहते हो कि सर क्या ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं चैप्टर 10A के अंदर, यानी गार, क्या मेरे ट्रांजैक्शन पे गार अप्लाई होगा या नहीं, इसका फैसला आप कर दीजिए।
तभी मैं ये ट्रांजैक्शन करूंगा। आप कहेंगे गार अप्लाई नहीं होगा इस पे तो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, आप कहेंगे गार अप्लाई होगा तो मैं नहीं करूंगा। फॉर्म नंबर पब्लिक सेक्टर कंपनी 34E है ना, बाकी गार के लिए 34EA। जो सबसे पहला एप्लीकेंट है एनआर 34C। आर एनआर से डील करते हुए एनआर की टैक्स लायबिलिटी निकलवाना चाहता है 34D। एक रेसिडेंट एप्लीकेंट जो 100 करोड़ और उससे ज्यादा की वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करवाना चाहता है 34DA। तो बड़ा आसान है फॉर्म नंबर याद करना और किस केस में एप्लीकेंट कौन है और पर्पस क्या है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश की विद द कीवर्ड्स ऑल्सो। एक बार और पढ़ोगे याद हो जाएगी चीज, ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें देखिए गंदगी तो मच गई है, अब इसमें से क्या लिखना चाहते हैं देख लीजिए। 5 मार्क्स एग्जाम नाइट पहले ही बोल चुका हूं। सेक्शन क्लॉज नंबर याद रखना होगा 245NA क्लॉज ए, 245N सीधा क्लॉज ए। अगले पेज पे बी एप्लीकेंट कौन होगा, ठीक क्लियर। कुछ ऐड करना है देख लीजिए। फॉर्म नंबर तो एटलीस्ट लिख ही लीजिए। डन, आगे चलें। फॉर्म नंबर का ध्यान रखना है। 5 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट में एनआर है, कौन से में आर है और किस में आर एनआर दोनों है। अब जैसे सेकंड में क्या है, आर ट्रांजैक्शन कर रहा है एनआर के साथ और एप्लीकेंट भी आर है। फोर्थ में कौन है, आर या एनआर कुछ ट्रांजैक्शन इंडिया में कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि गार अप्लाई होगा कि नहीं होगा। वो आर एनआर आपस में कर रहा नहीं कर रहा है वो सर्टन नहीं है लास्ट वाले में, बट सिर्फ इतना ही है कि इसमें एप्लीकेंट आर भी हो सकता है एनआर भी हो सकता है एंड दे वांट टू नो कि गार अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मान लो कोई मल्टीनेशनल इंडियन एमएनसी है, इंडिया की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग अलग कंट्री में अपने ब्रांच और सब्सिडरी के थ्रू डील कर रही है, वो जानना चाहती है गार अप्लाई होगा कि नहीं। और या फिर कोई बाहर की एमएनसी है जो अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हुए इंडिया आना चाह रही है, वो जानना चाहती है गार अप्लाई होगा कि नहीं। एप्लीकेंट आर एनआर दोनों बन सकते हैं रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन वेदर अरेंजमेंट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और नॉट, सो दैट की डिसाइड कर सके गार अप्लाई होगा कि नहीं। गार सेकेंडरी चीज है, आपको कीवर्ड याद रखना इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े डिटेल्ड में, ठीक याद रहेगा। सर अभी जो आपने पढ़ा 245 आपने पढ़ा 245 NA, NA के अंदर 4 पॉइंट है 1 2 2A 3 एंड 4। ये एक्ट के ही तरफ से जो पॉइंट्स थे क्लॉज सब क्लॉज वही मैंने डाले हैं। इसमें नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें नोटिफाइड रेसिडेंट है, इसमें भी नोटिफाइड पर्सन है जो कि कौन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, रेसिडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी। और इसमें एप्लीकेंट कौन बन सकता है, आर एनआर कोई भी। इसमें आर किससे डील कर रहा है, एनआर से। इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां 100 करोड़ की बात हुई है, यहां पीएससी की बात हुई है, यहां पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की बात हुई है, IAA की बात हुई है, ठीक। ये आर एनआर से डील कर रहा है, आर एप्लीकेंट है लेकिन वो क्या चाहता है, टैक्स लायबिलिटी एनआर की डिटरमाइन करवाना चाहता है। टैक्स लायबिलिटी किसकी, एनआर की, टू नो टीडीएस कितना काटना है कि नहीं काटना है। बाकी आप फॉर्म नंबर है तो इजी है याद करना। फॉर्म नंबर यहां हो गया 35C, यहां हो गया 34C, यहां हो गया 34D, फिर यहां हो गया 34DA 34E। सीक्वेंस में याद करोगे याद हो जाएगा। इस तरीके से तुम कोई शॉर्ट फॉर्म समरी बना सकते हो, इस तरीके से तुम कोई शॉर्ट फॉर्म समरी बना सकते हो, है ना। चले आगे। सर एप्लीकेंट ऊपर से ही क्लियर हो गया, ये एप्लीकेंट कौन बनेगा यहीं से क्लियर हो गया, वही सब बात हो चुकी है आपके साथ। आइए नेक्स्ट, लिख चुके हैं आप ये, है ना, टेबल लिख चुके, कैसे समरी बना सकते हैं आप यहां पे। अब सर कहता है एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग में मेक एन एप्लीकेशन। फॉर्म नंबर दे चुका, फॉर्म नंबर दे चुका।
सर लेकिन ये ध्यान रखना तुमको क्वेश्चन लिखना होगा एप्लीकेशन देते समय कि तुम किस किस क्वेश्चन पे रूलिंग लेना चाहते हो। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन बोला जाता है इसको, ये तुमको लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन लगाते समय। तुम किस किस क्वेश्चन पे रूलिंग लेना चाहते हो वो तुमको बतानी पड़ेगी, और साथ में तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन है वो तुमको बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं एक ट्रांजैक्शन पे रूलिंग लेना चाहता हूं, कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्या है क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये रॉयल्टी है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि सर इसमें मुझे DTAA का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको इंडिया में सेक्शन 9 में टैक्स करूं कि नहीं करूं। एक ट्रांजैक्शन को डिस्कस करके तुमको अपने क्वेश्चन उसमें फॉर्मुलेट करने होंगे और अप्लाई करना होगा। क्वाड्रिप्लिकेट 4 कॉपी में अप्लाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जून वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। ये रिक्वायरमेंट क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स, अगर आपका एग्जाम दिसंबर ऑनवर्ड्स है, दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स से दिसंबर में 23 में, तो आपको ये 4 कॉपी वाली बात नहीं लिखनी है। क्वाड्रिप्लिकेट का मतलब है 4 कॉपी में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मैनुअल बेसिकली। लेकिन मैंने क्या कहा, अब ये प्रोसेस भी ना अब सीधा इन लोगों ने क्या किया है, ऑनलाइन कर दिया और फेसलेस में भी जा रहे हैं ये। तो जो रूल अभी रिसेंटली आया है दिसंबर के एग्जाम के लिए, उसमें क्वाड्रिप्लिकेट की रिक्वायरमेंट हटा दी है 4 कॉपी की। तो जून एग्जाम नहीं, 4 कॉपी पूछ सकता है एग्जाम में, लिख देना। ठीक सर, मिनिमम फी 10,000 रुपीज और एज प्रिस्क्राइब्ड विच एवर इज हायर। एप्लीकेशन जो लगाओगे वो फी के साथ लगाओगे, फॉर्म नंबर हो गया, फी हो गया। और मैक्सिमम मैंने क्या बोला, फी कितनी होती है, 10 लाख रुपए तक जाती है ये फी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ केसेस। 100 करोड़ रुपए का टैक्स का इशू है, 200 करोड़ रुपए का टैक्स का इशू है, तो एप्लीकेंट आते हैं इधर बड़े बड़े मैटर को लेके। फीस 10 लाख रुपए तक जाती है। सोचो जो कोर्ट फी जमा करनी है, मतलब ये फी जमा करेंगे तो हमारी केस की सुनवाई होगी, और ये फिर रिफंडेबल नहीं है। तो इट इज एक्सपेंसिव, बट शॉर्ट पीरियड में आपको एक डिसीजन मिल जाता है। एक्सपेंसिव है, छोटे मोटे लोग नहीं आते इधर। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का टैक्स का इशू होता है तब इधर आते हैं। सोचो मैं एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूं, अथॉरिटी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में, फी जमा करनी हो 10 लाख रुपए, फी गवर्नमेंट को जा रही है, तो मेरी प्रोफेशनल फी तो कम से कम 50 लाख रुपए होनी चाहिए ऐसे केसेस के लिए। बच्चे कभी कभार पूछते हैं ट्रेनिंग कहां ले सर मैं तो गूगल पे जाऊंगा, मैं गूगल पे ये पता करने की कोशिश करूंगा कि इंडिया में, देखो मैं टैक्स में काम करना चाहता हूं और मुझे यहां लग रहा है बहुत पैसा है और दिमाग भी बहुत लगेगा। अब मैं काश मुझे ऐसी फॉर्म में ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये फॉर्म आपके पास तो चल के नहीं आएगी। मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, गूगल करूंगा कि मुझे अगर एडवांस रूलिंग लेना हो तो कौन कौन से कंसल्टिंग फर्म्स हैं बिग 4 के अलावा जो मेरे लिए रूलिंग हेल्प कर सकते हैं। क्वेरी लिखूंगा मैं, बहुत सारे फॉरम होते हैं क्वेरी लिखने के, कि मेरा एक ट्रांजैक्शन है, आई एम वर्किंग विथ फॉरेन कंपनी, सिंपल, आई एम वर्किंग विथ अ फॉरेन कंपनी, आई एम हैविंग सम ट्रांजैक्शन इन इंडिया एंड इन दिस रिगार्ड आई वांट टू टेक सम एडवांस रूलिंग, होम टू कॉन्टेक्ट। ठीक, ऐसे करके क्वेरी लिखूंगा सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, और है ना 36 जगह पे, इंक्लूडिंग गूगल करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से कंसल्टिंग फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, सीए की फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग बिग 4। तो बिग 4 को तो साइड कर दो, बिग 4 में तो सारे काम होते हैं। बिग 4 के अलावा कौन सी फर्म है, कौन सी कंसल्टिंग कंपनीज हैं जो एडवांस रूलिंग दिलवाती हैं, उन्हीं के यहां नौकरी करूंगा, उन्हीं के यहां नौकरी करूंगा। कम से कम 6 महीने साल भर ये तो सीखूंगा, है ना। तो सर मेरा जैसा आदमी काम सीखने निकलेगा, मेरे जैसा आदमी काम सीखने निकलेगा तो क्या सीखेंगे, मतलब मान लो मैं इतनी मेहनत से सीए बना और मुझे पता है इधर पैसा है, तो मैं क्या सीखने जाऊंगा, आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, पैन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल होती है? भाई यहां और यहां मसाला यहां है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, यही तो है खूबी। अब बच्चा हमें मैसेज करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ने के बाद कि सर इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रेनिंग करना है, बताइए क्या करें। अरे क्लास में इतनी चीज तो बताता हूं, तुमको ढूंढना पड़ेगा कि ये सब काम किसके पास है, और गूगल पे क्लाइंट बन के जाओ तुम कि मुझे ये काम करवाना है, किसके पास जाऊं। 10 लोग 10 फर्म को रिकमेंड करेंगे। लिंक्डइन पे मैं पोस्ट डालूंगा कि मुझे ये काम करवाना है, मैं इस काम में फंस गया हूं, मुझे 80G की, मेरे रिलेटिव के पास ना एक
चैरिटेबल ट्रस्ट का है और मंदिर चलाते हैं और उनको एटीजी का सर्टिफिकेट लेना है इनकम टैक्स वाला, कौन से कंसल्टेंट होंगे जो मुझे ये काम करवा देंगे? फटाफट 10-20 लोग तुमको अप्रोच करेंगे, मैं दिलाऊंगा मैं दिलाऊंगा मैं दिलाऊंगा। तो भैया अपनी फर्म का नाम बताइए, अपनी वेबसाइट बताइए, हो गया काम। उनकी फर्म का नाम और उनकी वेबसाइट, अब तुम गूगल करो, देखो उनकी औकात क्या है, और तुम वहां ट्रेनिंग में कुछ सीख पाओगे या वो वैसे ही है? उनकी ऑफिस में जाओ, ऐसे ही क्लाइंट बन के मत जाओ, अब जॉब मांगने जाओ। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अच्छी खासी ऑफिस लग रही है, 10-20 लोग काम कर रहे हैं, 4-5 चैम्बर बने हुए हैं, पूरा माहौल बना हुआ है, तो ज्वाइन कर लो। जरूरी थोड़ी है बिग फोर में ही ये माहौल मिलेंगे, बहुत सारे मिडिल रेंज में फर्म्स हैं, बट तुमको ढूंढना पड़ेगा। बेस्ट एग्जाम्पल है, मुझे ये काम सीखना है, तो ये जो काम कंसल्टेंट करते हैं उनको कैसे ढूंढोगे तुम? प्रोफाइल कैसे पढ़ोगे कि कुछ फर्म्स हैं ऐसी जो एडवांस रूलिंग का काम करवाती हैं? क्वेरी मेरे से पूछ के क्या होगा? तुमको तो तरीका मैंने बता दिया। सर जी एप्लीकेशन दे दी, चाहता हूं इसको विड्रॉ करना, कर सकता हूं? 30 दिन के अंदर कर सकते हो। बोला सर 40 दिन हो गए, अब डिपेंड करेगा रूलिंग अथॉरिटी पे, उस पे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग पे, वो तुमको अलाउ कर देगी तो तुम एप्लीकेशन निकलवा लेना। सर मैंने एप्लीकेशन दी, अब मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, ऑप्शन है। सीआईटी अपील में नहीं था पढ़ाया, आईटीएटी में नहीं था पढ़ाया, यहां ऑप्शन है 30 दिन के अंदर तुम एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। कोई फॉर्म नंबर यहां नहीं है आपको पढ़ना। लेकिन सर 30 दिन के बाद मैं जा रहा हूं, तो नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, अगर वो तुम्हें परमिशन दे दे तो तुम विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहां पर कुछ एमसीक्यू आ गए। ठीक, जून एग्जामिनी 4 कॉपी, फॉर्म नंबर पहले दे चुका हूं, मिनिमम फीस 10,000 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 30 दिन वाली बात पर 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेंट कौन है पता चल चुका, समरी बना दी मैंने आपको। अब आता है प्रोसीड्योर 245R। भाई एप्लीकेशन तो दे दी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट? सर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो फिर रूलिंग आएगी, रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट पे तो ऑर्डर पास होगा सर रिजेक्ट पे ऑर्डर पास होगा, और तुम इस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील में जा सकते हो। ठीक, और अगर तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आगे रूलिंग आएगी, और रूलिंग के लिए भी तुम हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो हम लोग क्लास में भी पढ़ रहे थे ना कि तुम एडवांस रूलिंग लेने आए हो, यहां जो भी ऑर्डर पास होगा या रूलिंग आएगी उसके खिलाफ तुम अपील में जा सकते हो। तो ऑर्डर कब पास होता है सर? जब तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा तो वो होता है ऑर्डर, तुम उसके खिलाफ भी अपील में जा सकते हो। और तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले ये बोर्ड, और फिर लास्ट में क्या देगा? रूलिंग, डिसीजन। तो यहां लास्ट वाली बात को ऑर्डर नहीं कहा जाता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सीआईटी ऑर्डर पास करेगा, एओ ऑर्डर पास करेगा, आईटीएटी ऑर्डर पास करेगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं अप्रूविंग पैनल डायरेक्शन देगा एओ को, फिर हम लोग पढ़ते हैं डीआरपी डायरेक्शन देगा एओ को, ये सब वर्ड पढ़ते हैं। तो वैसे यहां याद रखना, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग देगा, रूलिंग के खिलाफ अपील में चले जाओ, या फिर तुम्हारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा तो उसका ऑर्डर पास करेगा। हालांकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट का भी वो ऑर्डर ही पास करेगा, लेकिन वो तो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके खिलाफ तुम अब क्या तुम अपील में जाओगे? एक्सेप्ट कर लिए तो पॉजिटिव चीज है। तो अगर ऑर्डर पास हुआ रिजेक्ट का, तब तुम उसके खिलाफ अपील में चले जाना। जो भी हो, ऑर्डर यहां एक पास होगा ही, चाहे एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। और बेस्ट पार्ट, अगर तुम इन सब सिचुएशन में आए हो तुम रूलिंग लेने के लिए एप्लीकेशन, तो तुम्हारा एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। सर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बोला सर आप हमेशा पढ़ाते हो कि कुछ भी गलत होने से पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये अगले पेज पे लिखा हुआ है कि अगर ये बोर्ड तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने जा रही है तो तुमको एक अपॉर्चुनिटी देगी तुम्हारी बात रखने का। लेकिन नीचे वाले केस में परफेक्टली रिजेक्शन है, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन है। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं फटाफट। ऑन द रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, अभी ऊपर से एप्लीकेशन आई है, फॉर्म नंबर क्लियर है, फीस क्लियर है। एप्लीकेशन कौन देगा? एप्लीकेंट क्लियर है। किस सिचुएशन के लिए देगा? 5 सिचुएशन क्लियर है सब। सर जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, बोर्ड शैल कॉज अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल कमिश्नर। एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने दिया, चाहे आर हो, एनआर हो, आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, और या फिर ना आपका वो रेसिडेंट हो, या फिर गार वाला पर्सन हो। अब तुम एप्लीकेशन दी एडवांस रूलिंग को, तो अब ये तुम्हारे डिपार्टमेंट को तो पता चले,
तो डिपार्टमेंट में एडवांस रूलिंग किसको बताएगी? एओ के सीनियर को, प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर यहां नहीं है। ठीक। और इफ नेसेसरी कॉल अपॉन हिम, उनसे रिपोर्ट मंगाएगी, रेलिवेंट रिकॉर्ड्स मंगाएगी, लेकिन फिर काम खत्म होते ही रिकॉर्ड्स लौटाना भी पड़ेगा। बोर्ड देखो, जो पीछे पेज पे पढ़े एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट तो देगी नहीं, क्या तो देगा? कौन? आर देगा या एनआर देगा? कोई भी देगा तो एसएससी ही देगा ना। आपने पीछे क्या पढ़ा कि एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट भी आ सकती है एप्लीकेशन लगा के? यहां पे नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सीआईटी अपील, आपने पढ़ा है सीआईटी अपील में कौन जाता है? एसएससी। और आईटीएटी में एसएससी भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन कौन देगा, तो एसएससी, टैक्स पेयर। अब चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट में भी वो कौन हो सकता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। ठीक। अब एप्लीकेशन आएगा बोर्ड के पास, तो बोर्ड उसको किसको भेजेगा? कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर को, जिसके जुरिस्डिक्शन में मैं फॉलो करता हूं। मैं टैक्स पेयर हूं, मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैं किसी न किसी एओ और सीआईटी के जुरिस्डिक्शन में फॉलो करूंगा, तो वो मेरे जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को अप्रोच करेगा कि देखो ये एप्लीकेशन आई है और मुझे इससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड लाके दो। सुनवाई करेगा ना 6 महीना, ये तो रिकॉर्ड तो मंगवाएगा। अभी पीछे पढ़े थे पिछली क्लास में हम अप्रूविंग पैनल, उसमें भी उसने रिकॉर्ड मंगवाया था कमिश्नर से। उसके पीछे पढ़े थे डीआरपी, डीआरपी भी रिकॉर्ड मंगवाता है। ठीक है सर, ये रिकॉर्ड बिना बनवाए ये लोग छानबीन कैसे करेंगे, डिसीजन कैसे देंगे? पेपर पे, एप्लीकेशन पे नहीं ना। तो रिकॉर्ड ये मंगवाएंगे, लेकिन कहता है काम खत्म होने के बाद लौटा भी देना, परमानेंट मत रखना। फिर सर एप्लीकेशन आने के बाद तुरंत रिजेक्ट नहीं करना है। एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन की कॉपी फॉरवर्ड होगी, वहां से रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड को देखने करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, देख लो ध्यान से, सर सीधा एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, फंस जाएगा बेचारा बोर्ड। एप्लीकेशन आया रिजेक्टेड, ओहो कोई दुश्मनी निकल रहा है पुरानी ना। एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड प्लस एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड मंगवाने के बाद वो फाइनली ऑर्डर पास करेगा कि मैं इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट, अभी रूलिंग नहीं दे रहा, अभी रूलिंग नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे एप्लीकेशन आने के बाद उस एप्लीकेशन को मैंने प्रिंसिपल कमिश्नर को फॉरवर्ड करके वहां से तुम्हारे रिकॉर्ड मंगवाए ट्रांजैक्शंस के। इनकम टैक्स को तुम्हारे बारे में क्या क्या पता है? सर कुछ भी नहीं पता है, पहला ही केस है इसका, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लेके आया है, पहली बार ये इंडिया आ रहा है नॉन रेसिडेंट। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट में जो भी तुम्हारे कागज पत्तर हो, जो भी जितना भी तुमने आईटीआर वाईटीआर फाइल किए हो, डिपार्टमेंट के पास कुछ तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा डिपार्टमेंट अथॉरिटी इस बोर्ड के पास। ठीक। उसके बाद बोर्ड तय करेगी कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। सर रिजेक्ट में ऑर्डर पास करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है। ऐसे वैसे नहीं, रिजेक्टेड। ठीक, ऐसे नहीं, केस अच्छे से सुन के रिजेक्ट करेगा, क्योंकि रिजेक्ट का ऑर्डर भी अपीलेबल है। तो हाई कोर्ट ना डंडा कर देगा बोर्ड को कि भैया ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिए बिना कुछ देखे, तुमको एप्लीकेशन देखनी थी, एप्लीकेशन भेजनी थी डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मंगाना था, ये कौन काम करेगा? ऐसे बैठा के तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, कुछ तो काम करो। तो मैंने पहले कहा था, चूंकि अपील आगे हाई कोर्ट में होनी है, इसीलिए ये जो बॉडी बनी है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, ये ठीक से काम करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेगी। ठीक। However, the question raised in the application, लेकिन अगर एप्लीकेशन में तुमने क्वेश्चन रेज किया जो ऑलरेडी पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, अपील के पास या कोर्ट के पास, तो जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड मैटर है, पेंडिंग है, उस मैटर को तुम यहां नहीं ला सकते। एक्सेप्ट एक आदमी ला सकता है, कौन? पीएससी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको अलाउड है। मतलब मैं रेसिडेंट हूं, आई एम नॉट द पब्लिक सेक्टर कंपनी, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, ऑलरेडी मैंने रिटर्न फाइल कर दी है, इनकम टैक्स से नोटिस आ चुकी है, 143(2) की नोटिस आ गई, फिर मेरा 142(1) का नोटिस आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग चल रही है, और वो अब मुझे लग रहा है असेसमेंट ऑर्डर पास करने वाला है वो। अब मैं जा रहा हूं कहां? एडवांस रूलिंग। नहीं जा सकते, मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है सीआईटी अपील में, आईटीएटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन सब केसेस को वहां से निकाल के मैं एडवांस रूलिंग नहीं ले सकता। एक ही आदमी ऐसा काम कर सकता है, कौन? पब्लिक सेक्टर कंपनी। वो भी कहां से उठा सकता है? कोर्ट से तो वो भी नहीं ला सकता, कहां से ला सकता है? एओ के सामने से, सीआईटी के सामने से और आईटीएटी के सामने से बोले जा सकता है। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी का मैटर कहां पेंडिंग है? कोर्ट में, वो भी नहीं ला सकता है। पिछले पेज पे क्या पढ़े थे? पब्लिक सेक्टर कंपनी का मैटर कहां पेंडिंग है? इनकम टैक्स अथॉरिटी पे या फिर आईटीएटी में। अगर उस आदमी का मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो तो वो नहीं आ सकता। प्लीज मैं लिखवा दूं यहां पे,
सर पीएससी पब्लिक सेक्टर कंपनी का मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, कहां पे? कोर्ट के पास। तो क्या वो रूलिंग ले सकता है? आंसर इज नो। कोर्ट के पास पेंडिंग हो तो रूलिंग पे नहीं आ सकते, कोर्ट का ऑप्शन नहीं है यहां पे। ठीक, ये ध्यान से हाईलाइट कर लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्ड में। रेसिडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने डिस्प्यूटेड मैटर को बीच में ही निकाल के ला सकता है, किसके पास? रूलिंग लेने के लिए। ठीक, कहां से? एओ के पास से। देख लो, लिख दिया, एओ के पास से, सीआईटी अपील के पास से और आईटीईटी के पास से। सर कोर्ट नहीं, कोर्ट से मैटर नहीं ला सकते। सर यहां है ही कोर्ट, कोर्ट से कोई नहीं ला सकता। ठीक, बाकी एओ, सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल से मैटर लाया जा सकता है अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी रेसिडेंट मैटर हो तो। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल आरएनआर है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए वो आना चाहता है रूलिंग में जो ऑलरेडी पेंडिंग है, वो यहां नहीं ला सकता। या फिर ट्रांजैक्शन में वो क्या निकलवाना चाहता है? फेयर मार्केट वैल्यू। ऊपर में हमने बोला क्या कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस रूलिंग ले सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन का पर्पस है, वो रूलिंग क्या बोलता है मालूम है बोर्ड को आके कि सर मुझे इस ट्रांजैक्शन का फेयर मार्केट वैल्यू बता दीजिए। नहीं, ये काम उसका नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू यानी से आर्म लेंस, कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है और मैं आर्म लेंस प्राइस निकलवाना चाहता हूं। बोला सर आर्म लेंस प्राइस क्या है? ये आगे आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा, एएलपी। बस अगली क्लास से ये चालू हो जाएगा। अभी ध्यान रखो कि जो पीछे पेज पे पढ़े हमने 5 तरह के एप्लीकेंट हैं, वो जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो किस चीज के लिए लगा रहे हैं? टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सम ट्रांजैक्शंस। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और या फिर ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसिया किस पर्पस के लिए था? अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स के लिए। और वो ये जानना चाह रहे थे कि इसमें टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इट वॉज नॉट टैक्स प्लानिंग, इट वॉज अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। और अब वो आए थे रूलिंग लेने के लिए। तो इस केस में ओनली गार वाले लोग आ सकते हैं। अगर तुम इसलिए आए हो, तुम एप्लीकेंट हो कौन? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, और इसलिए आए हो क्योंकि तुम ये डिसाइड करवाना चाहते हो कि वेदर योर ट्रांजैक्शन इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और नॉट, तब तो आ सकते हो। अदरवाइज तुम इस पर्पस के लिए नहीं आ सकते, विच इज डिजाइंड फॉर अवॉइडेंस। मतलब तुम एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो टैक्स अवॉइड करने के लिए तुम कर रहे हो, मतलब लॉ का लूप फॉल यूज कर रहे हो, और उसके लिए तुम रूलिंग भी लेना चाहते हो, रूलिंग मना हो जाएगी। हाँ, पब्लिक सेक्टर कंपनी आ सकती है, वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए आ रही थी, जहां पर उसका डिस्प्यूट चल रहा था, कहां पे? आईटीएटी में, एओसीआईटी में, वो आ सकती है। और या फिर गार एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी, उसके लिए तुम आ सकते हो। सर अगर तुम इन सब रीजन के लिए आओगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन बोर्ड रिजेक्ट कर देगी। किसके लिए? अगर तुम्हारा मैटर कहीं पेंडिंग है, कोर्ट में, आईटीएटी में, सीआईटी में, एओ के पास ऑलरेडी असेसमेंट चालू हो चुका है से, और या फिर तुम एफएमबी का डिटर्मिनेशन कराने आ रहे हो, या फिर तुम्हारा प्राइमा फेसिया ट्रांजैक्शन ही तुमने अरेंज किया था अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी का और गार का। रट्टा मार लेना, 3 से 4 मार्क्स तुम्हारे। इन सब केस में एडवांस रूलिंग के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए सर सर द वर्ड ऑलरेडी पेंडिंग शुड बी इंटरप्रेटेड टू मीन ऑलरेडी पेंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉट विद रेफरेंस टू एनी फ्यूचर डेट। अभी जो ऊपर में यहां पढ़े मैटर ऑलरेडी पेंडिंग, ये वर्ड था ना ऑलरेडी पेंडिंग। ऑलरेडी पेंडिंग मतलब कब? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर तुम ये प्रूफ कर देते हो कि सर जब मैंने अप्लाई किया था तब कोई मैटर पेंडिंग नहीं था, उसके बाद एओ ने नोटिस वगैरह सब भेजी है, तो फिर तुम एप्लीकेशन दे सकते हो। सर ये जो है, ये जो सिचुएशन देखनी है, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या नहीं के ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किस समय देखने हैं? जब तुम एप्लीकेशन दे रहे हो तब। जब रूलिंग आई है, डिसीजन आया है, तब नहीं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉट एट द टाइम ऑफ रूलिंग। मान लो ये बोर्ड रूलिंग दे रही है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रूलिंग दे रही है, उस समय पता चला कि तुम्हारा कोई मैटर पेंडिंग है आईटीएटी में, तो होने दो। जब एप्लीकेशन दिए थे तब कोई अपील की थी तुमने आईटीएटी में? नहीं सर, सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया और मैं यहां केस लेके आ गया। आ जाओ, मेरा कोई मैटर आईटीटी में पेंडिंग नहीं था, सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास करने के बाद मैं अपने ट्रांजैक्शन को यहां लेके आया हूं रूलिंग लेने के लिए। मैं आईटीटी में गया ही नहीं, तो हाउ कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ पेंडिंग मैटर? इट इज अ डिसाइडेड मैटर। सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास करने के बाद
मैं आ रहा हूं, तो ये पेंडिंग कैसे हो सकता है? रूलिंग हम फ्यूचर ट्रांजैक्शन की भी ले सकते हैं, पास्ट ट्रांजैक्शन या करंट ट्रांजैक्शन की भी ले सकते हैं। ले लो। सर कहता है रिजेक्शन का ऑर्डर जो पास होगा वो बिना अपॉर्चुनिटी दिए नहीं पास होगा और रीजन भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने तुमको बता दिया। जो ऑर्डर पास होगा, अलाउ या रिजेक्ट, दोनों के लिए ऑर्डर पास होगा। और इस ऑर्डर के केस में तुम अपील में भी जा सकते हो, अपील टू हाई कोर्ट। लेकिन तुम अपील में कब जाओगे? रिजेक्ट के केस में जाओगे। एक कॉपी एप्लीकेंट को जाएगी, दूसरी कॉपी प्रिंसिपल कमिश्नर को जाएगी। अगर एप्लीकेशन अलाउड हुआ तो जो तुम्हारा बोर्ड है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, सेल आफ्टर एग्जामिन सच फर्दर मटेरियल एज मे बी प्लेस्ड बिफोर इट बाय द एप्लीकेंट और ऑब्टेन्ड बाय रूलिंग प्रोनाउंस्ड इट्स एडवांस रूलिंग ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। देख रहे हो मैंने अभी शुरू में क्या बताया था पीछे? तुमको एप्लीकेशन देते समय वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको क्वेश्चन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि तुम किन किन क्वेश्चन पे रूलिंग लेना चाहते हो। ये कीवर्ड है। तुम जो एप्लीकेशन दोगे तुमको बताना पड़ेगा तुम किन किन क्वेश्चन पे रूलिंग लेना चाहते हो, उसी पर वो डिस्कशन करके रूलिंग देंगे। अब यहां ऑर्डर वर्ड नहीं है, यहां ऑर्डर वर्ड नहीं है, यहां है रूलिंग आएगी। अब यहां भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रूलिंग फाइनली देने से पहले एसएससी को पर्सनली या उसके ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एसएससी रिक्वेस्ट करता है, अगर एप्लीकेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो फाइनल रूलिंग पास करने से पहले भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनली रूलिंग आ जाएगी 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। काफी जगह हम लोग पढ़ते हैं एंड ऑफ द मंथ, यहां वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। एंड 6 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर डेट। सर जिस दिन ऑर्डर पास किए थे एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, वहां से नहीं, वहां से नहीं, जिस दिन एप्लीकेशन आई थी, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी एप्लीकेंट ने बोर्ड के पास, वहां से 6 महीने के अंदर बोर्ड को फैसला देना है। यानी इस बीच में जो जितना भी नाटक हुआ है सब इस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। कैसा नाटक सर? वो बोर्ड उस एप्लीकेशन को चेक करेगी, फिर उसकी कॉपी भेजेगी कमिश्नर को, कमिश्नर से रिकॉर्ड मंगाएगी, फिर ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस पास करेगी, फिर दोबारा है ना इंक्वायरी करेगी, रिकॉर्ड्स मंगवाएगी, एग्जामिन करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी एप्लीकेंट को। सब ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए। तो फास्टर डिसीजन आ गया। सीआईटी अपील क्या पढ़े? सीआईटी में इन 1 ईयर, आईटीएटी में क्या पढ़े? 4 ईयर। तो 6-7 साल बच गए आपके। पहले तो आप रिटर्न फाइल करेंगे, फिर एओ के साथ डिस्प्यूट होके वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, फिर सीआईटी अपील में जाएंगे, वहां ऑर्डर आएगा, फिर आईटीएटी में जाएंगे, वहां ऑर्डर आएगा, फिर हाई कोर्ट में जाके कुछ सर्टेनिटी आएगी। आपको 6-7 साल लग गए। आप ट्रांजैक्शन जब कर रहे थे, जिस ईयर में करने वाले थे, तभी आप रूलिंग ले लीजिए। रूलिंग लेने में जो फीस का खर्चा होगा कर दो, कम से कम 7-8 साल का डिस्प्यूट तो बचेगा तुम्हारा, वहां आगे खर्चा होगा। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, आगे डिस्प्यूट में फंसो या अभी रूलिंग ले लो। सर जो भी रूलिंग आएगी, प्लीज ध्यान रखना, रूलिंग बार बार है, जो लास्ट में ऑर्डर नहीं आएगा, जो भी रूलिंग आएगी, अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग, ऑर्डर मत लिखना। रूलिंग जो भी आएगी इस बोर्ड के थ्रू ड्यूली साइंड करेंगे मेंबर्स, वही 2 लोग सर्टिफाई करेंगे जिससे कहा गया है, और एक कॉपी चली जाएगी एप्लीकेंट के पास और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास। प्लीज ध्यान रखिएगा, चीफ कमिश्नर कहीं भी नहीं है। वो चीफ कमिश्नर, आप बोलेंगे सर है तो, बोर्ड में मेंबर चीफ कमिश्नर ही तो है। बोर्ड में चीफ कमिश्नर के रैंक वाले लोग मेंबर हैं। एटलीस्ट चीफ कमिश्नर वाली रैंक होनी चाहिए। चीफ कमिश्नर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है एक। और अभी तक पिछले पेज से लेकर अभी तक जहां जहां बात हो रही है वहां सब जगह चीफ कमिश्नर की बात कहीं नहीं है, प्रिंसिपल कमिश्नर की बात हो रही है। फेसलेस प्रोसीडिंग्स, ये कॉमन चीज है जो हर जगह आपको दिखता है। क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक एन स्कीम, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एडवांस रूलिंग बाय द बोर्ड। बोर्ड जो रूलिंग देगा उसको ये फेसलेस कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, ठीक। अब जो बोर्ड रूलिंग देगा वो भी फेसलेस कर रहे हैं। तो बोर्ड रूलिंग देते समय किससे डिस्कस करेगा? एप्लीकेंट से ही तो डिस्कशन करता है। तो वो एलिमिनेट करना है इंटरफेस, यानी एप्लीकेंट को ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है कि वो वहां पे सेटिंग करे ब्राइब वगैरह की। ब्राइब भी लगते हैं सर, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। और ये केसेस जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जो लॉ फर्म्स होती हैं या बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, वो बड़े सोसाइटी में बड़े रुतबे वाले होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। प्रोफेशनल फी 1-1 करोड़ से स्टार्ट होगी। 2 साल भी काम सीख लिए उनके यहाँ, जिनकी प्रोफेशनल फी एक केस में 1 करोड़ से ज्यादा हो,
उनके यहां अगर तुमने 2 साल भी काम कर लिया, सोच रहे हो तुम किस लेवल पे पहुंच जाओगे? कुछ नहीं करना है। अगर बिग फोर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो बिग फोर से जो लोग पार्टनर निकल निकल के अपनी फर्म खोले हुए हैं, बड़ी बड़ी फर्म चला रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तुम लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या गूगल पे, तो पता चलेगा वो लोग बिग फोर में 10 साल की पार्टनरशिप के पोजीशन पे थे, 15 साल की पार्टनरशिप के बाद बिग फोर से निकल के अपनी फर्म खोली है। बहुत सारी फर्म्स हैं, इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारी फर्म्स मिलेंगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड मतलब जो लोग पार्टनर बने हुए थे बिग फोर में और इंटरनेशनल टैक्सेशन का काम देख रहे थे, ट्रांसफर प्राइसिंग का काम देख रहे थे, वो लोग बिग फोर से निकल निकल के बड़ी बड़ी फर्म स्टैब्लिश कर चुके हैं इंडिया में। तुमको बिग फोर नहीं ज्वाइन करना है। सुना है सर बिग फोर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, तो मिडिल क्लास मिडिल रेंज की फर्म्स। बट वो कौन है, वो फर्म्स चलाने वाले लोग कौन है? वो लोग पहले बिग फोर में काम कर चुके हैं। तो तुमको वही बिग फोर के मजे मिलेंगे, वहां बिग फोर जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, और बिग फोर में काम करना है तो बिग फोर में कर लो, क्या दिक्कत है? बट काम तो सीखो पहले। सर पहले काम सीख लो मिडिल फर्म में, जो लोग बिग फोर से निकल के फर्म चला रहे हैं, वहां वैसे ही काम सीख लो जैसा बिग फोर में होता है, क्योंकि उनके पास वैसे ही क्लाइंट होंगे, और वहां से 1-2 साल में काम मूव कर जाओ बिग फोर में। सर बिग फोर में एप्लीकेशन दिया था, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो बिग फोर से जो लोग निकले हुए हैं, पार्टनर डायरेक्टर के लेवल के लोग जो अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं, उनके पास एनवायरमेंट बिग फोर वाला ही मिलेगा। उनके यहां अपने आप को खपाओ 6 महीने 1 साल, और फिर बिग फोर में अप्लाई कर दो। बिग फोर को वही क्वालिटी मिलेगी, वो बिग फोर तुरंत तुमको 60% 80% के इंक्रीमेंट पे ले लेगा। मान लो सर मुझे सर फर्म 3 ही लाख दे रही है, 5 ही लाख दे रही है, अरे काम सिखा के 5 लाख दे रही है, और क्या चाहिए? और 5 लाख पर 1 लाख 1 साल में काम अगर सीख लिए तो बिग फोर तुमको 8 लाख 9 लाख पे दे देगी, क्योंकि वो 1 साल में तुमको उस लेवल पे पहुंचा देंगे जिस लेवल पे तुमको पहुंचना चाहिए बिग फोर में। निकल के बिग फोर चले जाओ, कंपनी किसी की नहीं, जो पैसा देगा उसके यहां काम करेंगे। क्या समझे? सर मैं किसी का नहीं, जो बच्चा पैसा देता है उसको मैं पढ़ाता हूं, बस। नहीं क्या? तो सर जब आप काम सीखने के लिए ज्वाइन करते हो तो ये सब चीजें ना मायने रखती हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किस एरिया में जाना चाहते हो। मैं तो फोर्स नहीं कर रहा टैक्स में आओ, मैं तो फोर्स नहीं कर रहा टैक्स में डीटी में आओ और फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में आओ। पढ़ते पढ़ते अच्छा लगे और लगे पैसा है। कोई भी काम इसमें ना 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए वाला है ही नहीं। पहले भी बताया था, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 5000 की होती है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट साइन करने का 4 पेज की रिपोर्ट साइन करने का 25000 और उसकी डॉक्यूमेंटेशन का 2 लाख। और यहां एडवांस रूलिंग, बस की तो बात है ही नहीं छोटे वाले लोगों की, है ना। तो आप जैसा काम सीखोगे वैसा ही काम फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसा काम आप सीखोगे वैसा ही काम से रिलेटेड आपको वहां आगे सैलरी मिलेगी, सीटीसी मिलेगी। फ्यूचर में प्रैक्टिस भी करोगे तो वैसा ही काम करोगे जैसा तुम सीखोगे। सीखोगे कब? ट्रेनिंग पीरियड में। तो वहां काम को, क्वालिटी वाले काम को सीखना है। नौकरी तो सब कर रहे हैं 25-30 हजार की बीपीओ में, बट क्वालिटी कहां पर मिल रही है? एक हो रहा खप रहे हैं सर, हम 25-30 हजार रुपए मिल रहे हैं, बीपीओ में है, लाइफ चल रही है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खपा रहे हैं अपने आप को। मत खपाइए। अगर कोई 10,000 देके क्वालिटी काम दे रहा है आपको, तो वो सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वालिटी काम सीखने के बाद आज का 10,000 फ्यूचर में 10 लाख देगा, और वो बीपीओ वाला 20-25 हजार 20-50 हजार ही देगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी। आप अपने आप को खपाइए, मतलब सीखिए जहां भी काम सीखना है, बट क्वालिटी वाला काम सीखिए, टाइम पास वाला नहीं। ठीक, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जब आप फर्म्स में काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, कि यहाँ टाइम पास हो रहा है या क्वालिटी वाला काम है। क्वालिटी वाला काम कम पैसे में भी सीखा जा सकता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, पैसा कमाने की थोड़ी ना उम्र है, अभी काम सीखने की उम्र है। तो क्वालिटी सीखनी है, कम पैसे पे भी कोई दे, 15-20 हजार रुपए में भी तुमको कोई काम सिखा रहा तो सीखो ना। स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारी, खाली अपने खर्चे निकालने हैं, तो कम से कम काम सीख लो। कौन कहता है बीपीओ में जाके 20-25 हजार की नौकरी करनी, या 40 हजार की, या 45 हजार की? ग्रोथ देख लो, वहां है तो करो काम। सर फेसलेस कर दिया, इंटरफेस वाली बात हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते ही हैं, डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन की बात करते ही हैं, स्कीम पार्लियामेंट में जाएगी, ये कॉमन रिपीट हो रहा है, मैं इसको क्या बताऊं, अब इसको छोड़ देते हैं। अब यहां आइए, अब देखिए, एक बार जब आप अपील में आ जाएंगे, एक बार आपने, जैसे मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद आप आ गए एडवांस रूलिंग में, तो आप आ गए एडवांस रूलिंग में, अब एओ तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक, क्लियर? मतलब जैसे ही मैं अपने केस को एडवांस रूलिंग में लेके आ जाऊंगा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में, और मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई,
तो जब तक यहां से देखो, क्या तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या रूलिंग ना आ जाए, तब तक उधर वाले लोग मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जैसे आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी का केस चल रहा था एओ के सामने, सीआईटी अपील के सामने, आईटीएटी के सामने, वहां उसने एप्लीकेशन दी कि सर मैं जा रहा हूं रूलिंग लेने। आ गए, अब वो लोग रुक जाएंगे। कब तक? जब तक इधर से रूलिंग नहीं आ जाती या केस रिजेक्ट नहीं हो जाता। कहता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है और जो अपीलेट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो किसी भी मैटर पे कोई भी डिसीजन नहीं देंगे उन मैटर पे जिन पर एप्लीकेशन ऑलरेडी यहां आ चुका है एप्लीकेंट से, किनके पास? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास। ठीक, जैसे हमने यहां क्या पढ़ा, कुछ सिचुएशन में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट कर देगी। लेकिन मान लो चलो मैं एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं रेसिडेंट हूं, मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जिसमें मुझे टैक्स लायबिलिटी निकलवानी है एनआर की, और मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। तो अब एओ मान लो मेरे ऊपर एक्शन लेना चाहता है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो नहीं ले पाएगा। तो रूलिंग पे एप्लीकेशन लगाने के बाद अब जो होगा वो रूलिंग के थ्रू होगा, क्या तो रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट होकर रूलिंग आ जाए। तब तक वो जो लोग हैं वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। कौन? आईटीएटी या इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन आ सकता है? एओ आ सकता है, सीआईटी अपील आ सकता है, इनफैक्ट सीआईटी आ सकता है ना। सीआईटी को रिवीजन करने का पावर है, वो उस मैटर पे नहीं करेगा जिसके लिए तुम सीआईटी को, हमने पढ़ा है क्लास में, सीआईटी को पावर है 263 में और 264 में रिवीजन करने का। सीआईटी के पास पावर है क्या इसमें? 263, 264 के सेक्शन में रिवीजन करने का। एओ के किसी भी ऑर्डर पे क्या तो एप्लीकेशन लगा दे एसएससी या फिर सुओ मोटो, सीआईटी 263, 264 में रिवीजन कर सकता है। ठीक, क्लियर। अब सीआईटी उन मैटर पे रिवीजन नहीं कर सकता जो मैटर पे आप ऑलरेडी कहां आ चुके हैं? एडवांस रूलिंग के पास, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसको याद क्या करना है? इसको ध्यान रखना। याद करने वाली चीज खत्म हो गई, अब सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक फ्लो तुमको ध्यान रखना है बस। सर बाकी क्या सर जो रूलिंग है वो वॉइड की जा सकती है? किसी लेवल पे वॉइड डिसाइड हो सकती है? ये 2-3 मार्क्स पे आपको ध्यान रखना है कि यस, आंसर लिखना है यस। अगर तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ केस को रिप्रेजेंट करके रूलिंग ली है, जो बाद में पता चल जाए बोर्ड को कि ये फैक्ट्स को तोड़ मोड़ करके ये रूलिंग ली गई है, कल को एओ कंप्लेन कर दे, सीआईटी कंप्लेन कर दे, तो वो रूलिंग वॉइड हो जाएगी। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग फाइंड्स ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और अदरवाइज, कोई भी कंप्लेन कर दे या फिर रिप्रेजेंटेशन आए ऑफिस प्रिंसिपल कमिश्नर से, दैट एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट बाय वे ऑफ अ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ऑर्डर पास करके उस रूलिंग को वॉइड बना सकती है। कब से? शुरू से, जब से वो रूलिंग उसने दी थी। और फाइनली एप्लीकेंट के ऊपर वो सारे एक्शन एओ लेगा या आईटीएटी लेगा एज इफ कि उसको कभी रूलिंग दी ही नहीं गई थी। और जो भी ऑर्डर की कॉपी है वॉइड, ऑर्डर पास होगा, यहां पे फिर से ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट और प्रिंसिपल कमिश्नर को दे दी जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन। बट इसको तो याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है ना। थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें, बट याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर याद करना था पीछे कौन कौन से सिचुएशन में तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, 3 सिचुएशन, और उसके पीछे 5 केसेस, फॉर्म नंबर, ये सब याद करना है। इसको तो आप अपने मन से लिख सकते हो। सर बोर्ड के पास वो सारे पावर हैं, जो सारे पावर सिविल कोर्ट में मिलते हैं जजेस को, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर के, और 131 में जो डिस्कशन होता है, 131 सेक्शन हम लोग चैप्टर ई में पढ़ते हैं। आप चैप्टर E1 पे 131, मतलब जस्ट इसका कोई वैल्यू नहीं है इस पॉइंट का, बस ध्यान रखना है कि भाई कोर्ट के सारे पावर रूलिंग के पास है। रूलिंग समन भेज सकती है, रूलिंग तुमको वारंट निकलवा सकती है ना, अगर है ना मान लो आगे जाके कुछ है ना बातों पर तुम नहीं मानते हो तो समन इशू कर सकती है। समन इशू करने पर तुम मान लो नहीं हाजिर होते हो, लाइन हाजिर करवाना होता है ना, ओथ ले सकती है, तुम्हारे स्टेटमेंट, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं जो मैं कह रहा हूं सच है, तो वो तुम्हारे से स्टेटमेंट बुलवा के लिखवा के साइन करवा सकती है। ठीक, तुमसे स्टेटमेंट ले सकती है, तुमको पर्सनली नोटिस भेज के तुम्हारे को ऑफिस बुला सकती है, समन इशू करना। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीड्योर के जो सिविल कोर्ट के पावर हैं वो सारे पावर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को दिए हुए हैं। तो
कोर्ट ही समझना इनको, मतलब इनके इंस्ट्रक्शंस को, इनके नोटिस को तुम इग्नोर करोगे तो कल को ये वारंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है। अपील, जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बार ऐड हुआ है, मैंने तो इसको समझा दिया। पिछले साल तक ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो रूलिंग आता था या जो ऑर्डर पास होता था वो फाइनल, फुल एंड फाइनल होता था, कोई अपील नहीं होती थी। इस साल से जो ऑर्डर पास हुआ है रिजेक्शन का, हम तुम्हारी अपील रिजेक्ट करते हैं का ऑर्डर पास हुआ, या फिर फाइनली लास्ट में 6 महीने के अंदर जो रूलिंग आई है, उस रूलिंग के से खुश नहीं है कौन? एप्लीकेंट या फिर असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि रूलिंग अल्टीमेटली क्या, मान लो रूलिंग बोले कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो रूलिंग की एक कॉपी एसएससी के पास जाएगी, एप्लीकेंट के पास, और उसकी एक कॉपी कमिश्नर के पास जाएगी। कमिश्नर उस रूलिंग से खुश नहीं है तो वो एओ को बोलेगा, डायरेक्शन देगा कि चलो अब हाई कोर्ट में चलते हैं। हाई कोर्ट में 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर देनी है जिस दिन वो रूलिंग या ऑर्डर आया है। ऑर्डर कौन सा? रिजेक्शन वाला या एक्सेप्टेंस वाला? ठीक, रिजेक्शन वाला बेसिकली। रूलिंग जो लास्ट में आती है। सर थोड़ा लेट चलेगा? हाँ, 30 दिन का और तुमको मौका मिल सकता है। 60 + 30 ऐसे याद रखना। 60 दिन के अंदर जाना है, डिले हो गया, रीजनेबल रीजन है, हाई कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एपिलेंट, जो भी अपील करने आया डिपार्टमेंट या फिर एप्लीकेंट जो अथॉरिटी से रूलिंग ले रहा था, उसके कहने पर 30 दिन और मौका मिल सकता है आपको अपील फाइल करने का। 60 + 30, 60 + 30। और अब स्कीम वही फेसलेस वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक एन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑन ऑफ अपील। देखो हाई कोर्ट को तो तुम फेसलेस नहीं कर सकते ना, हाई कोर्ट तुम्हारे दायरे में नहीं आता, लेकिन जो डिपार्टमेंट एप्लीकेशन देगी, डिपार्टमेंट जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देगी, उसके प्रोसीड्योर को ये फेसलेस करना चाह रहे हैं कि कोई भी एओ इंडिया का कहीं से भी बैठा हुआ डायनेमिक जुरिस्डिक्शन वाला अपील फाइल कर सकता है। मतलब केस है दिल्ली का और एओ अपील फाइल कर रहा है कहां का? बॉम्बे का, ऑनलाइन बैठ के से, तो वैसा काम कर सकते हैं, वैसी स्कीम हम बना सकते हैं। पिछले पेज पे क्या पढ़े? जो रूलिंग आएगी, जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से रूलिंग आएगी, और जो उस रूलिंग को देते समय जो हम एसईसी से, टैक्स पेयर से, एप्लीकेंट से डिस्कशन करेंगे, उसको फेसलेस करना। और यहां पर रूलिंग आने के बाद जो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगी, अपील जो डिपार्टमेंट फाइल करेगी उसको हम फेसलेस कर रहे हैं। अपील टू हाई कोर्ट बाय डिपार्टमेंट, उसको हम फेसलेस कर रहे हैं। सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अपील प्रोसीड्योर को हम फेसलेस कर रहे हैं। तो इन बातों का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या फेसलेस हो रहा है। यहां एसएससी की बात नहीं हो रही, एपिलेंट जो ओरिजिनल एपिलेंट था, एप्लीकेंट फॉर एडवांस रूलिंग, उसकी बात हो ही नहीं रही यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब सर क्वेश्चन तो सब बता दिया, क्वेश्चन सब क्लास में डिस्कस हो गया। सर हम ये रूलिंग क्यों लेते हैं? तुम्हारी लायबिलिटी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले ही तुम फिक्स कर लेते हो कि इस ट्रांजैक्शन पे तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, ताकि तुम फ्यूचर में लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन से बच सको। सर डीटीडब्ल्यूए, गार जैसे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं, वो सिचुएशन में कहां एओसीआईटी के पास जाओगे? तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इनसे डिसीजन ले लो। इशू कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शन जब कर रहे हो या करने वाले हो और उसमें डीटीडब्ल्यूए इन्वॉल्व है, गार इन्वॉल्व है, तो उसी समय डिसीजन ले लो। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के लिए क्या उधर जाना? ठीक। और सर फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के केसेस पेंडिंग चल रहे हैं एओसीआईटी, सीआईटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। इनफैक्ट सीआईटी अपील के साथ साथ सीआईटी भी है, ध्यान रखना। पीछे हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी में एओ भी आता है, सीआईटी अपील भी आती है, सीआईटी भी आता है 263, 264 वाला, जो पीछे बात हो रही थी जहां मैं लिख रहा था एओ/सीआईटी अपील, वहां सीआईटी भी जोड़ लो। अभी मैंने सीआईटी का एग्जांपल दिया तो था रिवीजन 263, 264 का, कि एओ का कोई ऑर्डर आ चुका है, केस पेंडिंग नहीं है, फिर मैं चला गया रूलिंग लेने, और उस बीच में सीआईटी डिवीजन करना चाहता है, नहीं कर पा सकता है क्योंकि मैं रूलिंग में जा चुका, एप्लीकेशन वहां डाल चुका, केस मेरा पेंडिंग नहीं है क्योंकि एओ ने ऑर्डर पास कर दिया था। यू कैन नॉट से केस इज पेंडिंग व्हेन एओ हैज कंप्लीटेड द ऑर्डर, और मैं अपील में नहीं जा रहा हूं, तो ये केस पेंडिंग नहीं होगा ना। आई कैन ऑलवेज गो फॉर एडवांस रूलिंग, और उस बीच में 263 करना चाह रहा है कौन? कमिश्नर, नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर बोलता है 6 महीने के अंदर यहां डिसीजन आता है, तो ये भी फायदेमंद है। ये बता ही चुका कि तुम एप्लीकेशन दिए हो कब? 2 जुलाई को, और 30 दिन के बाद तुम विड्रॉ करना चाहते हो, कर सकते हो नहीं, लेकिन तुमको अलाउ कर सकती है बोर्ड, तो तुम विड्रॉ कर लेना। सर कहता है किस सिचुएशन में नॉन रेसिडेंट की एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देगी? कौन? बोर्ड। तो वही सिचुएशन, अगर उसका केस पेंडिंग है
उसने अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए किया है या उसका पर्पस है ना अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, ठीक। अपॉर्चुनिटी देगी, रीजन के साथ रिजेक्ट करके ऑर्डर पास कर देगी जिसके खिलाफ तुम अपील में जा सकते हो। पढ़ा दिया क्लास में, ठीक। कब वॉइड माना जाएगा ये भी पढ़ा दिया क्लास में। सर क्या रेसिडेंट पर्सन सिकिंग यानी एडवांस रूलिंग ले सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, सब बता दिया। रेसिडेंट कब जा सकता है, गार्क ले जा सकता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर आपका वो टैक्स पेयर 100 करोड़ वाला, और या फिर जब रेसिडेंट एप्लीकेशन डील कर रहा है किसके साथ, नॉन रेसिडेंट के साथ, और टैक्स लायबिलिटी निकलवाना चाहता है, वो सारा केस तुम यहां लिख सकते हो। इसमें एक पॉइंट गार का भी छूटा हुआ है, इसमें एक पॉइंट गार वाला भी छूटा हुआ है, एड गार। 3 केस तो यहां दिख रहे हैं, गार वाला पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, वो भी तुम ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ लो। अभी कहता है पेंडिंग केस। चलो इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं। मान लो एनआर ने रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक। फिर नोटिस आ गई अंडर सेक्शन 143(2). फिर हम लोग बोले कि इसके बाद एक नोटिस और आती है आपके पास 142(1) की। मेनली ये नोटिस आती है ये बताने के लिए कि योर केस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। फिर एक ये नोटिस आती है डिटेल्ड तुमसे डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। उसके बाद एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, एओ ऑर्डर पास्ड। तो जब एओ ने ऑर्डर पास कर दिया तो नाउ केस इज नॉट पेंडिंग, ठीक। अब तुम कहां चले गए, रूलिंग लेने। एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगा दी है तुमने, सबमिटेड, ठीक। अब तुम पर 263, अब तुम्हारे इस एओ के ऑर्डर पे इसके बाद 263 करना चाहता है कौन, सीआईटी। कर सकता है क्या, नहीं। वाई, बिकॉज ऑलरेडी उस इशू पे, जिस इशू पे सीआईटी रिवीजन करना चाहता है वो ऑलरेडी तुम उस इशू को लेके जा चुके हो, कहां, एडवांस रूलिंग से रूलिंग लेने के लिए। तो सर रूलिंग एक्सेप्ट हो सकती है, मैंने रिटर्न फाइल की, एक एनआर ने रिटर्न फाइल की, नोटिस आई, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया 143(3) का। अब केस कहां पेंडिंग है, ऑर्डर पास होने के बाद केस पेंडिंग कब होगा, जब मैं सीआईटी अपील फाइल करूंगा। मैंने सीआईटी अपील नहीं फाइल की, मैं चला गया इस मैटर पे रूलिंग लेने के लिए, तो मेरी एप्लीकेशन तो अब एक्सेप्ट होगी क्योंकि नो मैटर इज पेंडिंग। पेंडिंग कब होता मालूम है, जब एओ का ऑर्डर नहीं आ रहा होता। एओ ने ऑर्डर दे दिया, सीआईटी अपील में मैं नहीं गया, मैं आ गया रूलिंग लेने के लिए, रूलिंग एक्सेप्ट होगी। और अब उसी पॉइंट पर सीआईटी 263 में रिवीजन करना चाहता है, नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, जब तक रूलिंग ना आ जाए या मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। एक ये बात मैंने समझाई, ये अलग बात मैंने समझाई, सेपरेट है, ये सेपरेट है। अब ये जो तुम्हारी ये डिस्कशन है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एओ ने 143(2) का नोटिस भेज दिया, लेकिन उसके बाद 142(1) का नोटिस नहीं भेजा है। तो जब तक 142(1) का नोटिस नहीं भेजेगा हम इसे केस पेंडिंग बिफोर एओ नहीं कहेंगे। ये डिसीजन है। मतलब मैंने रिटर्न फाइल की और मेरे पास 143(2) की नोटिस आ चुकी है कि योर केस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी, ठीक है। अब उसके बाद जब तक 142(1) की नोटिस नहीं आएगी तब तक ये केस नहीं कहलाएगा पेंडिंग बिफोर एओ। मैं उसके पहले, इस नोटिस के आने से पहले मैं रूलिंग के लिए एप्लीकेशन अगर डाल दूं तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट नहीं होगी। मतलब मैंने रिटर्न फाइल कर दी, मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूं किसको, एडवांस रूलिंग को, दे सकता हूं, परमिटेड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर एक एनआर ने रिटर्न फाइल करने के बाद बिना नोटिस का वेट किए, बिना असेसमेंट का वेट किए एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है एडवांस रूलिंग में, क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? 245Q में एप्लीकेशन का सेक्शन कौन सा है? 245Q। फॉर्म नंबर मालूम है, एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, कर सकते हैं, कर दो। सर नोटिस आने के बाद, आफ्टर नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) बट बिफोर नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) भी तुम एप्लीकेशन में आ सकते हो। लेकिन एक बार जो तुमको नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) आ गई आफ्टर 143(2), अब तुम एप्लीकेशन में अगर जाओगे, एप्लीकेशन टू बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग,
तो अब ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्या कहलाएगा? योर केस इज पेंडिंग बिफोर एओ, एज नाउ केस इज पेंडिंग बिफोर एओ। लेकिन एओ का ऑर्डर आने के बाद तुम अपील में नहीं गए और अब तुम रूलिंग लेना चाहते हो, एओ का ऑर्डर आने के बाद ले सकते हो? हाँ, ले सकता हूं। और फिर अब तुम पर जब तक रूलिंग नहीं आ जाती है 263 का एक्शन डिपार्टमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि रूलिंग में ऑलरेडी तुम जा चुके हो। तो ये पूरा खेल है। इस एग्जाम्पल ये केस भी अब मैंने इसी में मर्ज कर दिया, एक तरह से ये केस भी मैंने इसमें मर्ज कर दिया। अब तुम पढ़ लो, यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक। बट पहले इसको नोट कर लो, यहां पे इसको नोट कर लो। डन। रिटर्न फाइल करने के बाद हम केस पेंडिंग है ऐसा नहीं कहते। नोटिस आ चुकी है 143(2)(1) की, तब भी हम नहीं कहते केस पेंडिंग है। लेकिन उसके ठीक बाद अगर नोटिस आ चुकी है 142(1) की फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड डॉक्यूमेंट्स, अब आगे जाके एओ ऑर्डर ही पास करेगा। तो अब जब तक ऑर्डर ना पास कर दे तब तक ये केस पेंडिंग है। अब तुम एप्लीकेशन लगाओगे अगर एडवांस रूलिंग के लिए, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और ऑर्डर पास होने के बाद लगाओ, रूलिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट होने के बाद अब उस इशू पे, सेम इशू पे 263 करना चाहता है कमिश्नर, सेम इशू पे जिस इशू के लिए तुम कहां गए हो, एडवांस रूलिंग के पास, 263 नहीं हो पाएगा। डन। वीडियो रोक के लिखा, अब तुम इसको पढ़ लो। ये वही चीज कह रहा है, ये वही चीज कह रहा है, ठीक। असेसमेंट ईयर्स से रिलेटेड नोटिस आई है, नोटिस में 143(2) इशू हो चुका है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, और नोटिस अलोंग विथ क्वेश्चनर जो आई है वो बाद में आई है। लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए नोटिस 143(2) भी आ चुकी है, 142(1) भी आ चुकी है। नहीं, यहां पर आई है आफ्टर द फाइलिंग। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें अजीब सी है ना। अच्छे से पढ़ते हैं। इको एंड कंपनी फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग for these assessment years with a board for advance ruling. For the assessment year 2021-22 notices under section 143(2) were issued to the SSC and subsequently before filing an application notice already questionnaire के साथ issue हो चुकी है। तो इन 2 सालों में तुमने एप्लीकेशन कब लगाई? एप्लीकेशन जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को लगाई है उसके पहले दोनों नोटिस आ चुकी है। और इस वाले ईयर में सिर्फ एक नोटिस आई थी 143(2) की, तुमने एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन के लगाने के बाद 142(1) की नोटिस आई है। सर, क्या तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है सेइंग कि तुम्हारे केसेस ऑलरेडी एओ के सामने पेंडिंग है? तो सर, फाइनली जो डिसीजन आया है, फाइनली जो यहां डिसीजन आया है वो डिसीजन यही है कि पेंडिंग तब माना जाएगा जब एप्लीकेशन लगाने से पहले 142(1) की नोटिस आ चुकी हो डिटेल क्वेश्चनर के साथ, तभी। हेंस इस 2 केस में, इस 2 साल में तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन इज ओके। लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 वाले केस में रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है फाइनली इस पे। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट में दे ही चुका हूं। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सबकी बात होगी, और वो पहली क्लास होगी ट्रांसफर प्राइसिंग की। और हमने वॉल्यूम 4 को 3 हिस्सों में बांटा था, एक एनआर टैक्सेशन, एक डीटीडबल इशू और एक ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया आज। एक हिस्से में हमने 4-5 चैप्टर रखे थे। डीटीडबल में सेक्शन 90, 91 पढ़ाऊंगा, उसके बाद एफटीसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ाऊंगा, फिर टैक्स हेवन पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर सीएफसी का कॉन्सेप्ट भी हो गया हमारा, फिर गार भी हो गया, और द लास्ट कॉन्सेप्ट आज ही एडवांस रूलिंग भी हो गया। ये हमने एक पार्ट रखा था। अब अगला पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर उसके बाद आपका पार्ट है कौन सा? एनआर टैक्सेशन। हमने अपने वॉल्यूम 4 को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, उसमें से एक हिस्सा 1/3 कंप्लीट, ठीक। अगली 3 क्लास
में आपका जो दूसरा हिस्सा है ट्रांसफर प्राइसिंग वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास छोड़ के अब अगली 3 क्लास है पूरा हिस्सा विद डिस्कशन ऑफ ऑल क्वेश्चन। एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी बुक में, सारे क्वेश्चन क्लास में अंदर डिस्कस होंगे और पूरा अच्छे से खत्म होगा। ठीक, आप इस एक हिस्से का रिवीजन करना चाहो कर लो। हम लोग अब दूसरे हिस्से में जा रहे हैं अपने वॉल्यूम 4 के अगली क्लास में। ऐसे समझो, मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा तो था नहीं। एक ऐड करने वाली बात यहां पर लिख लेना, गार वाला पॉइंट ऐड कर लेना। यहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम नोट करो, यहां तुमने नोट कर ही लिया होगा। चलिए सर, थोड़ा सा प्रोसीड्यूर की रीडिंग रखना है, रीडिंग रखनी है इसकी, याद मत करना। प्रोसीड्यूर की रीडिंग रखनी है। एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ऑर्डर पास होगा। रिजेक्शन का ये रीजन भी हो सकता है, रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी देनी होगी और रीजन भी देना होगा। और सर पेंडिंग जो देखना है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन वाले दिन देखना है। जो भी ऑर्डर पास करेगा अलाउ रिजेक्ट का, वो ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट को जाएगी। अगर ऑर्डर अलाउ होता है तो फिर वो 6 महीने के अंदर रूलिंग देंगे। रूलिंग देने से पहले अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। रूलिंग की कॉपी किसको किसको भेजी जाएगी वो सब आपने पढ़ लिया। तो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीड्यूर तो था नहीं, बड़े आराम से आप इसको पढ़ सकते हो और एग्जाम में अपने मन से उस प्रोसीड्यूर को लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। याद करने वाली बात मैंने तुमको शुरू में ही बता दी थी क्या याद रखनी है। ठीक, और बाकी वॉइड होगा, फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन और फीस और ना आपका ये वाला मैटर कि एक बार एप्लीकेशन आपकी लग गई एडवांस रूलिंग में तो फिर उस इशू पे कोई दूसरे कोई डिसीजन नहीं देंगे। वॉइड वाली बात, अपील वाली बात। अपील पर तो ये 3 मार्क्स से 4 मार्क्स यहां लिख ही लो, थ्योरी क्वेश्चन। और याद तो करना नहीं है, मैं समझा चुका हूं। 60 + 30 अपील में आ सकते हैं। ठीक, इतना भी आप लिख दोगे, फेसलेस की नहीं, इतनी भी बात लिख दोगे तो आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। और अपील में हम ऑर्डर के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, रूलिंग के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर कौन सा है? एप्लीकेशन रिजेक्शन। एप्लीकेशन जो तुम्हारा रिजेक्ट हुआ था उसका ये ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में भी तुम अपील में आ सकते हो। जो तुमने एप्लीकेशन दी थी रूलिंग में और वो तुमने ये रूलिंग तुम्हारी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उस समय वो ऑर्डर पास करते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी तुम अपील में आ सकते हो। और या फिर फाइनली 6 महीने के अंदर जो वो रूलिंग देंगे उसके अगेंस्ट में तो डिपार्टमेंट और एप्लीकेंट दोनों ही अपील में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।